इंसानी टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल पावर का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन ब्लैक डेमन स्टेलर आर्मर। छिन तियान को मिला है एक ऐसा आर्मर जो सिर्फ 0.3 सेकंड में उसे एक अजेय योद्धा बना देता है। नैनो मेटल और डार्क पर्पल एनर्जी से लैस ये आर्मर वैक्यूम में भी तबाही मचा सकता है। अंततः क्या ये आर्मर इसे टॉप जीनियस के खिलाफ जीत दिलाएगा? डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 231, 1000 शैडो घोस्ट वाइन, पीच उठाना। जब छिन तियान घर से बाहर निकला तब तक रात पूरी तरह उतर चुकी थी। 2000 साल पहले ही एम्पायर ने आर्टिफिशियल सन टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पा लिया था और इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को अपने कंट्रोल वाले हर स्टार रीजन में लागू कर दिया था। दिन और रात का ये बदलता हुआ पैटर्न कब का एम्पायर के लोगों के जीन में बस चुका था। ये मदर स्टार के दौर की याद थी और सभ्यता के चलने की एक हमेशा वाली रिदम। इसी वजह से एम्पायर का कानून साफ कहता है, कोई भी कॉलोनी प्लैनेट जहां स्थायी आबादी 1 बिलियन से ज्यादा हो वहां सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक आर्टिफिशियल सन बनाना जरूरी है। हालांकि ये आर्टिफिशियल सन स्केल, एनर्जी लेवल और स्टेबिलिटी में मदर स्टार के असली तारे से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ठंडी डीप स्पेस में दिन और रात का बेसिक साइकिल दिखाने के लिए ये पूरी तरह काफी है। सुबह की हल्की रोशनी, दोपहर की तेज चमक और शाम की सॉफ्ट ग्लो, सब कुछ परफेक्ट तरीके से। ये आर्टिफिशियल सन सिर्फ लाइट देने वाली मशीनें नहीं थी, बल्कि एम्पायर की तरफ से अपने लोगों के लिए कल्चरल केयर का सबूत थी। एक तय रिदम में उगते और डूबते हुए ये इंसानों की सबसे पुरानी आदतों को जिंदा रखते थे, ताकि गैलेक्सी में कहीं भी भटके लोग खुद को घर जैसा गर्म और सेफ महसूस कर सके। रात आखिरकार आ ही गई। छिन तियान के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। अंधेरे में उसके सारे एट्रीब्यूट्स 100% बढ़ चुके थे और उसकी मौजूदगी पहले से भी ज्यादा छुपी हुई लग रही थी। नया गेम शुरू हो चुका था। वो सड़क पर आगे बढ़ा, पूरी तरह इनविजिबल। कोई कैमरा, कोई थर्मल डिवाइस उसकी मौजूदगी पकड़ नहीं पा रही थी। दिन के मुकाबले अब उसकी परसेप्शन एबिलिटी कई गुना बढ़ चुकी थी। लगभग पूरा शहर उसके सेंस के अंदर था। हीट सोर्स, खुशबू और आवाजें सब मिलकर एक बायो मैप बना रही थीं। छिन तियान शहर के ऊपर किसी भूत की तरह मंडरा रहा था। रात में शहर शांत नहीं था। जीनियस कंपटीशन में पहला दिन हमेशा सबसे ज्यादा इंटेंस होता है और सबसे ज्यादा एलिमिनेशन भी उसी दिन होते हैं। इस बार भी वही हो रहा था। अब तक 40 से ज्यादा जीनियस बाहर हो चुके थे, लगभग आधे पार्टिसिपेंट्स। बाकी बचे लोगों में कुछ 4 स्टार और 5 स्टार जीनियस थे जिनकी फाइटिंग एबिलिटी जबरदस्त थी। कुछ ऐसे थे जो छुपने, बचने और डिटेक्ट न होने में माहिर थे, और कुछ ने शुरू में ही अलायंस बना लिए थे ताकि नंबर के दम पर दूसरों को एलिमिनेट कर सकें। आने वाली इन जीनियस की लड़ाइयां ही इस साल के टैलेंट शोडाउन का असली हाईलाइट थीं। धमाका, धमाका, धमाका। शहर के कई कोनों से फाइट की फ्लक्चुएशन आ रही थी। छिन तियान ने महसूस किया और सबसे ज्यादा हीट सोर्स वाली जगह की तरफ बढ़ा। लेकिन उड़ते हुए उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। रात स्याही की तरह गहरी थी और वो शख्स चांदनी के नीचे ऐसे खड़ा था जैसे बिना म्यान की तलवार। शुद्ध सफेद गिल्डेड आर्मर ठंडी चांदनी में चमक रहा था। आर्मर की हर प्लेट पर जैसे स्टार फ्रॉस्ट बह रहा हो, एक अजीब सी ठंडी चमक के साथ। क्लोक रात की हवा में लहरा रहा था। उसका डार्क बेस सारी रोशनी सोख लेता था। बस बीच में खून जैसे लाल रंग में गॉड का कैरेक्टर जल रहा था, किसी प्राचीन जजमेंट की तरह। हेलमेट का फेस प्लेट मेटल की ठंडक के साथ चमक रहा था। भारी बैटल बूट्स नीचे की चांदनी को तोड़ते हुए जमीन पर टिके थे। आर्मर के जॉइंट्स पर बने गिल्डेड रून्स उसकी हर हलचल पर रात में डरावनी लकीरें खींच रहे थे। ए लेवल एग्जामिनर, कोड नेम गॉड। ये आउटफिट तो सच में कूल है। छिन तियान ने मन ही मन तारीफ की और बड़ी कैजुअली एग्जामिनर गॉड पर एक हंटिंग मार्क लगा दिया। इस मार्क का मकसद गॉड के खिलाफ कुछ करना नहीं था। नियम के मुताबिक एग्जामिनर आपस में एक्शन नहीं लेते। ये बस आने वाले प्लान्स के लिए तैयारी थी। हंटिंग मार्क कोई स्पिरिचुअल मार्क नहीं था। ये टॉप हंटर द्वारा लॉक की गई सांस थी जो ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करती थी। इससे सांस और ज्यादा छुप जाती थी, स्पीड 70% बढ़ जाती थी और अटैक पावर 50%। इसलिए जिस पर मार्क लगता है उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। छिन तियान एग्जामिनर गॉड को बाईपास करके आगे बढ़ गया और थोड़ी ही देर में उसने एक बेहद इंटेंस लड़ाई देखी। नीचे 3 लोग थे, एक लड़का और 2 लड़कियां।
इवेंट शुरू होने से पहले छिनतियान ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की सारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स देख ली थी और सो जीनियस की जानकारी उसे याद थी। ये तीनों थे 4 स्टार जीनियस, सेलेस्टियल व्हील एरो ब्लडलाइन की वॉरिस झोंगलिंग, 4 स्टार जीनियस फिश ड्रैगन ब्लडलाइन का वॉरिस आओ जीहोंग, 3 स्टार जीनियस कोल्ड क्रिस्टल ब्लडलाइन की वारिस जी यूफेई। वे एक अजीब सी बेल से लड़ रहे थे। वो बेल आधी ट्रांसपेरेंट थी और अंधेरे में घुल जाती थी। हुक्सन आइलैंड की डेथ विलो की तरह एक जगह जमी हुई नहीं थी, बल्कि जहरीले सांप की तरह जमीन पर सरकती थी। कभी छाया से सरप्राइज अटैक करती, कभी दर्जनों इल्यूजन में बट जाती, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता। दाईं तरफ संभालो, झोंगलिंग की ठंडी आवाज रात को चीरती हुई निकली। उसके हाथ में क्रिम्सन फ्लेम लॉन्गबो जलते सूरज की तरह चमक उठा। 9 गोल्डन रेड एरो फिनिक्स की तरह हवा में उड़े, पीछे आग की लकीरें छोड़ते हुए। जहां जहां एरो गुजरे हवा मरोड़ खा गई। वे सीधे सड़क के कोने की छाया में लहराती बेल में धंस गए। आग लगती ही वो आधी ट्रांसपेरेंट बेल बुरी तरह तड़पने लगी। एक बच्चे की चीख जैसी आवाज निकली। गहरा नीला सैप उसके घाव से उछला और ब्लू स्टोन पर गिरते ही सफेद धुआं उठने लगा। आओ जीहोंग हवा में उछल पड़ा और पूरी तरह फिश ड्रैगन ब्लडलाइन एक्टिव कर दी। उसके दोनों हाथ पूरी तरह ड्रैगन आर्म्स में बदल गए। हरी स्केल्स चांदनी में ठंडी चमक दे रही थीं और उसकी 10 उंगलियां 3 फीट लंबे शार्प क्लॉ ग्लो में फैल गईं। मेरे लिए काट दो। उसकी दहाड़ के साथ ड्रैगन क्लॉ हवा को चीरते हुए चले और जख्मी घोस्ट वाइन को बीच से काट दिया। कटी हुई बेल मरते सांप की तरह मरोड़ खाने लगी। कट से गहरा नीला सैप उछला, जो हवा में ही नुकीले स्पाइक्स में बदलकर तीनों की तरफ उड़ गया। जी यूफेई की आंखें ठंडी हो गईं। उसने हल्के से जमीन पर पैर रखा। जम जाओ। उसके होंठ खुले और कोल्ड क्रिस्टल ब्लडलाइन की ताकत लहर की तरह फैल गई। उसके चारों तरफ से बर्फीली ठंड फैलती चली गई और पल भर में पूरी सड़क जम गई। हवा में उड़ते जहरीले स्पाइक्स वहीं जम गए और टन टन की आवाज के साथ जमीन पर टूट गए। और भी डरावनी बात यह थी कि ठंड सैप के उल्टे बहाव के साथ बेल में फैल गई। जो बेलें जमीन में घुसकर भागना चाह रही थीं, वे चांदनी में चमकते आइस स्कल्पचर के जंगल में बदल गईं। 1000 शैडो घोस्ट वाइन अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। तीनों को लगा जीत पक्की है। तभी अचानक कुछ बदल गया। जमी हुई सारी बेलें एक साथ फट पड़ीं। अनगिनत बर्फ के टुकड़े हर तरफ गहरे नीले सैप के साथ उड़ गए। सड़क के दोनों तरफ की छायाएं पागल सी हिलने लगीं। हर अंधेरे कोने से दर्जनों नई बेलें फटकर निकलीं। ये नई बेलें और भी अजीब थीं। उनकी सतह पर इंसानी चेहरों जैसे पैटर्न भरे थे और हर चेहरा बिना आवाज के चीखता हुआ लग रहा था। सावधान, ये अपना ओरिजिन जला रही है। झोंगलिंग तेजी से पीछे हटी और उसका लॉन्गबो लगातार खुल बंद होने लगा। तीरों की बारिश सी गिरने लगी। आओ जीहोंग पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा। उसके ड्रैगन क्लॉ हरी रोशनी का जाल बनाते हुए नाच रहे थे। जी यूफेई ने दोनों हाथों से सील बनाई और पल भर में तीनों के चारों तरफ आइस ब्लू बैरियर बन गया। घोस्ट वाइन का आखिरी पागलपन ज्यादा देर नहीं टिका। झोंगलिंग का एक एरो कोर वाइन को भेद गया। आओ जीहोंग के ड्रैगन क्लॉ ने आखिरी डिफेंस को चीर दिया और जी यूफेई की एक्सट्रीम ठंड ने उसकी रिजनरेशन पावर को पूरी तरह फ्रीज कर दिया। लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। घोस्ट वाइन ने न चाहते हुए एक तीखी चीख निकाली। उसकी कोर वाइन बुरी तरह सिकुड़ी और फिर धमाके के साथ फट गई। इस बार गहरा नीला सैप हवा में बूंदों में बदल गया और बारिश की तरह गिरते हुए ब्लूस्टोन फ्लोर पर टन टन की आवाज करने लगा। तीनों की नजरों के सामने छाया से एक जोड़ी नीले बूट्स गिरकर खनक के साथ जमीन पर आ गिरी। ये 1000 शैडो घोस्ट वाइन का गार्जियन आर्टिफैक्ट था। बूट्स हैं, ये मैं लेती हूँ। एक आर्चर के तौर पर मुझे स्पिरिट बूट्स चाहिए डॉजिंग बढ़ाने के लिए। झोंगलिंग बोली। मंजूर है। आओ जीहोंग और जी यूफेई ने सिर हिलाया। आधे दिन की अलायंस में उनके बीच भरोसा बन चुका था। लूट का एक बेसिक नियम तय था। जो आर्टिफैक्ट किसी को सूट करे वो पहले लेगा, बाद में दूसरी लूट से कंपेंसेट करेगा। दोनों की सहमति देखकर झोंगलिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन जैसे ही वो बूट्स की तरफ बढ़ी, अचानक छाया से एक हाथ निकला, बूट्स उठाए और तीनों के होश में आने से पहले भाग गया। क्या? तीनों पहले तो शॉक्ड रह गए, फिर गुस्से से लगभग फट पड़े। इतनी मेहनत की लूट किसी और ने छीन ली थी। ये कौन बर्दाश्त कर सकता था? पीछा करो। झोंगलिंग का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी साफ आवाज में बर्फ जैसी ठंडक घुली हुई थी। एपिसोड 232 घोस्टली बॉडी टेक्निक आफत पूरब की तरफ मोड़ी गई। रात स्याही जैसी गहरी थी और ठंडा चांद आसमान में ऊंचा टंगा हुआ था। छिनतियान एक फैंटम की तरह मूव कर रहा था। संकरी गलियों में बिल्ली जैसी फुर्ती से दौड़ता हुआ हर कदम जानलेवा अटैक से बिल्कुल सटीक तरीके से बचता जा रहा था। स्वूश! 9 क्रिम्सन फ्लेम एरो हवा को चीरते हुए ऊपर से गुजरे, मौत की आर्क बनाते हुए। छिनतियान के होंठ हल्के से मुड़े। उसका शरीर अचानक अजीब तरीके से ट्विस्ट हुआ और तीरों को बस आखिरी पल में छूते छूते बच गया। एरो पीछे की ईंटों वाली दीवार में धंस गए। विस्फोटक आग ने पूरी गली को लाल रोशनी से भर दिया।
सी लेवल का एग्जामिनर? एक सी लेवल टाइगर के मुंह से खाना छीनने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आगे भाग रहे शख्स के चेहरे पर ब्लैक क्रो मास्क देखकर झोंग लियिंग और बाकी दोनों के अंदर गुस्सा और शौक एक साथ उछल पड़ा। इसी वक्त उनके लाइव स्ट्रीम का चैट फट पड़ा। डैम, एक सेकंड में पूरा वाइब कैसे बदल गया। ये एग्जामिनर कितना बेशर्म है, दूसरों की मेहनत की लूट उठा ले गया। चोरों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। हा हा हा, ये तो ब्लैक क्रो है ना, लगा था एलिमिनेट हो गया फिर वापस आ गया। वही पुराना सीन दोबारा, इस बार अलग है। 3 लोग पीछे पड़े हैं, अब नहीं बच पाएगा। चिल्लाओ मत, भाग मत। आओ, ज़ीहोंग गुस्से से दहाड़ा। उसके हाथों पर ड्रैगन स्केल की साइन रोशनी भड़क उठी। वो पूरी ताकत से आगे झपटा। उसी पल एक सॉलिड ड्रैगन शेप बैटलची फूट पड़ी। भयानक ड्रैगन हेड गर्जा, जहां से गुजरा पत्थर की स्लैब्स फटती चली गईं और लहरें सीधे छिन तियान की पीठ की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन छिन तियान रुका नहीं। उसने बस हल्के से सिर घुमाया। अचानक उसके शरीर से गाढ़ी काली धुंध निकलने लगी, जैसे जिंदा हो। ड्रैगन शेप बैटलची पास आई तो धुंध अपने आप अलग हो गई। बैटलची गड़गड़ाती हुई काली धुंध को चीरती चली गई और सामने की पत्थर की वर्कशॉप को चकनाचूर कर दिया, लेकिन छिन तियान के कपड़ों को छू भी नहीं पाई। ये बहुत फास्ट है, मैं इसे रोकती हूँ। जी यूफेई के जेड जैसे हाथ हवा में नाच गए और एक प्रोफाउंड आइस सील बन गई। उसने पंजों से हल्का सा जमीन छुआ और काटने वाली ठंड लहर की तरह आगे बढ़ी। जमीन पर मोटी बर्फ जम गई, यहाँ तक कि हवा भी क्रिस्टल बनने लगी। ठंड छिन तियान के पैरों तक पहुंच गई, उसकी टांगों को जमाने के लिए। उसी वक्त झोंग लियिंग की बोस्ट्रिंग कॉम्पी। 9 क्रिम्सन फ्लेम एरो पंखे की तरह निकल पड़े। हवा में चमकती आग की लकीरें बनाते हुए उन्होंने दोनों तरफ का रास्ता सील कर दिया। एरो जहां गिरे वहां जमी हुई बर्फ से जुड़ते चले गए। आग और बर्फ मिलकर एक परफेक्ट डेथ ट्रैप बन गया। आओ, ज़ीहोंग हवा में उछला। उसके ड्रैगन स्केल से ढके हाथ पूरी तरह फैल गए और 2-3 झांग लंबे साइन ड्रैगन फैंटम में बदल गए। लॉक, उसने हथेलियां जोर से नीचे दबाईं। दोनों साइन ड्रैगन दहाड़ते हुए नीचे गिरे और छिन तियान के सामने घूमते हुए आखिरी दीवार बन गए। 3 जानलेवा मूव्स, बचने की कोई जगह नहीं। जैसे ही ये घातक घेरा बंद होने वाला था, छिन तियान का शरीर अजीब तरह से मुड़ गया। उसकी मूवमेंट्स अनियमित हो गईं। वो बर्फ और आग के जाल में धुएं की एक पतली लकीर बन गया, हल्के से नाचता हुआ। उसका बायां पैर बिना जमी बर्फ के एक छोटे से हिस्से पर टिका और दायां पैर जलते हुए एरो पर पड़ गया, जैसे उसे सहारा बना लिया हो। ये नामुमकिन है, झोंग लियिंग यकीन न करते हुए चिल्ला उठी। छिन तियान का घोस्ट जैसा शरीर उस तंग जगह में मुड़ता फिसलता रहा। कभी साइन ड्रैगन फैंटम्स को बाल बाल चकमा देता, कभी बर्फ के नुकीले स्पाइक से आखिरी पल में बचता। काले कपड़ों में उसकी परछाई आग और बर्फ की रोशनी के बीच उड़ रही थी। हर मूव लाइफ और डेथ की लाइन पर था, जैसे धार पर डांस कर रहा हो। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस जानलेवा हालत में उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई। उसकी आफ्टर इमेजेस छूटने लगीं। वो साइन ड्रैगन फैंटम और आइस वॉल के बीच मुश्किल से 1 इंच के गैप से निकलकर दूर जा पहुंचा। क्या झोंग लियिंग और बाकी दोनों पूरी तरह शॉक्ड थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सी लेवल एग्जामिनर के पास ऐसी घोस्टली बॉडी टेक्निक हो सकती है। उसी वक्त लाइव स्ट्रीम का चैट सुनामी की तरह फट पड़ा। ओह माय गॉड, मैंने अभी क्या देखा? ये इंसानी बॉडी टेक्निक है भी या नहीं? इतना कूल मूवी का स्लो मोशन भी ऐसा इफेक्ट नहीं दे सकता। मैं ऐलान करता हूँ, आज से ब्लैक क्रो मेरा आइडल है। इसे भागने मत देना, पीछा जारी रखो। आओ, ज़ीहोंग ने दांत पीस लिए। उसे पता था कि कम से कम टेंस ऑफ बिलियंस लोग देख रहे हैं। अगर ब्लैक क्रो बच निकला तो वे तीनों मजाक बन जाएंगे। पीछा करो। झोंग लियिंग और जी यूफेई भी हार मानने को तैयार नहीं थीं। स्विश स्विश स्विश, तीनों तेजी से आगे बढ़े। उनकी स्पिरिचुअल पावर सामने की हिलती हुई आभा पर लॉक हो चुकी थी। जैसे ही टारगेट रेंज में आया, झोंग लियिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी उंगलियां हल्के से बोस्ट्रिंग पर चलीं। आग जैसी लाल रोशनी जिंदा चीज की तरह लिपटने लगी। बो के कांपते ही हवा में जलती हुई तरंगे साफ दिखने लगीं। जाओ, क्रिम्सन एरो निकल पड़ा, मुड़ती हुई रोशनी की लकीर छोड़ते हुए। जैसे ही एरो लगने वाला था, काली परछाई अचानक मुड़ी, लेकिन एरो की रोशनी हवा में अजीब आर्क बनाते हुए पीछा करती रही। बेजान होते हुए भी वो खून सूंघने वाले लाल सांप की तरह टारगेट छोड़ने को तैयार नहीं था। कोई रास्ता न देखकर वो साया एक नीची इमारत में घुस गया। धमाका! एरो की रोशनी इमारत को चीरते ही पूरा ढांचा ऐसे बिखर गया जैसे किसी अदृश्य दानव ने कागज का डिब्बा कुचल दिया हो। हर दरार से आग फूट पड़ी। आग के बीच स्विश स्विश स्विश, झोंग लियिंग और बाकी दोनों पहुंच गए। वे ठंडी मुस्कान के साथ मलबे से निकलती उस धुंधली परछाई को देख रहे थे जो आराम से उनकी तरफ चल रही थी। अब नहीं बच सकता। लेकिन जैसे ही वो साया साफ हुआ, तीनों के चेहरे पल भर में जम गए। वूश! भड़कती आग अचानक 2 हिस्सों में बट गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पर्दा फाड़ दिया हो।
आग की लपटें हवा को चाट रही थीं, लेकिन उस फिगर को छूते ही शांत हो गई और सुनहरी हेलो बनकर उसके चारों तरफ घूमने लगी। टप 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 गिल्डेड बैटल बूट्स जली हुई जमीन को कुचलते हुए आगे बढ़े। हर कदम पर उसके आर्मर के जॉइंट्स में बने प्राचीन रून्स पल भर के लिए चमकते, आग के समंदर में डार्क रेड पैटर्न छोड़ते हुए। उसके केप पर बना बड़ा सा गॉड कैरेक्टर गर्मी में उछल रहा था। सुनहरी धागे पिघले हुए लावा की तरह बह रहे थे, खतरनाक चमक के साथ। ए लेवल एग्जामिनर गॉड, ये वो कैसे हो सकता है? खत्म, ये तो ट्रैप था। झोंग यिंग और बाकी दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। ए लेवल एग्जामिनर की ताकत किसी भी कंटेस्टेंट से ऊपर होती है। यहां तक कि 5 स्टार जीनियस भी ए लेवल के सामने टिक नहीं सकता। आमतौर पर ए लेवल एग्जामिनर को हराने के लिए कम से कम 2 गोल्ड लेवल जीनियस चाहिए होते हैं, वो भी कई 4 स्टार जीनियस की मदद से, और वे तीनों इस लेवल के बिल्कुल नहीं थे। ऊपर से ए लेवल एग्जामिनर का एक नियम था, वे कंटेस्टेंट्स पर खुद से अटैक नहीं कर सकते, सिर्फ चैलेंज मिलने पर ही जवाब देते हैं ताकि गेम का रोमांच बना रहे, वरना अब तक सैकड़ों जीनियस बाहर हो चुके होते। लेकिन अभी जो उन्होंने किया था उसे साफ तौर पर ए लेवल एग्जामिनर को चैलेंज करना माना जा सकता था, यानी अब गॉड के जवाब देने का वक्त आ चुका था। दूर की छायाओं में छिन तियान के होंठ हल्के से मुड़े, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। चलो देखते हैं एक ए लेवल एग्जामिनर की असली ताकत आखिर होती कैसी है। एपिसोड 233, मार्क्विस वूकी एट ट्राइग्राम फॉर्मेशन। जलती हुई सड़कों के बीच गिल्डेड आर्मर पहने गॉड एग्जामिनर तीनों को ठंडे भाव से घूर रहा था। पल भर में एक भारी दबाव उनकी तरफ टूट पड़ा, सांस लेना मुश्किल हो गया और तीनों के माथे पर ठंडा पसीना उभर आया। अब क्या करें, लड़ें या भागें? जी यूफेई ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। लड़ेंगे, झोंग लिंग और आओ जीहोंग ने एक साथ कहा। तीनों में से कोई भी स्पीड टाइप स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर ए लेवल एग्जामिनर के सामने अगर पीठ दिखाते तो और भी जल्दी मारे जाते। जिंदा रहने का बस एक ही तरीका था, लड़ाई में मौका ढूंढना। स्विश, झोंग लिंग ने सबसे पहले मूव किया। स्कॉचिंग सनबो पूरी तरह खिंच गई। 9 क्रिम्सन फ्लेम एरो आसमान चीरते हुए निकले। एरो शाफ्ट्स पर तेज लायोंग ट्रू फ्लेम लिपटी हुई थी, सीधा गॉड की गर्दन की तरफ। लेकिन गॉड से बस 3 फीट पहले ही सारे एरो अचानक रुक गए, जैसे किसी इनविजिबल लाइट वॉल से टकरा गए हों। गॉड ने बस हल्के से हाथ उठाया, उंगली की नोक पर सुनहरी रोशनी चमकी और 9 एनर्जी एरो बर्फ की तरह पिघल गए, हवा में चिंगारियों में बिखरते हुए। आओ जीहुंग दहाड़ा। उसने फिश ड्रैगन ब्लड लाइन को पूरी लिमिट तक धकेल दिया। उसके ड्रैगन स्केल वाले हाथ हरी रोशनी से भड़क उठे। वो उछला, ड्रैगन क्लॉ हवा चीरते हुए सीधे गॉड के चेहरे पर टूट पड़े, लेकिन गॉड ने पैर तक नहीं हिलाया, बस हल्के से सिर तिरछा किया। गिल्डेड हेलमेट के नीचे उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जैसे ही आओ जीहोंग के पंजे छूने वाले थे, धमाका, चमकती सुनहरी रोशनी फटी। आओ जीहोंग को बिजली की तरह झटका लगा और वो उड़ता हुआ दूर खंडहरों में जा गिरा। चारों तरफ धूल उड़ गई। उसके ड्रैगन स्केल वाले हाथ इंच इंच करके टूट गए, उंगलियों से खून टपकने लगा। ये देखते ही जी यूफेई की ठंडी आंखें सिकुड़ गईं। उसके हाथ तेजी से सील बनाने लगे। एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन, उसने धीमी मगर कड़ी आवाज में पुकारा। उसके पैरों से ठंड फैलने लगी। काटने वाली ठंड हजारों आइस स्पाइक्स में बदलकर हर दिशा से गॉड पर टूट पड़ी। लेकिन जैसे ही स्पाइक्स पास आए, गॉड के चारों तरफ की रोशनी ने उन्हें पूरी तरह भाप बना दिया। एक बूंद तक नहीं बची। इसी पल गॉड ने मूव किया। उसने धीरे से दाहिना हाथ उठाया। हथेली के ऊपर एक चमकता सुनहरा गोला बनता चला गया। उसकी आवाज शांत और बेरुखी से भरी हुई थी। खत्म। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वो गोला फट पड़ा। अंधी कर देने वाली रोशनी सैलाब की तरह फैल गई। जी यूफेई बस इतनी ही कर पाई कि एक आइस शील्ड बना ले। अगले ही पल शील्ड चकनाचूर हो गई। वो कराहती हुई टूटी पतंग की तरह उड़कर आओ जीहोंग के पास जा गिरी। उसके होंठ के कोने से खून बहने लगा। दोनों के शरीर पर हरी रोशनी जली, जो ये बता रही थी कि वे गॉड द्वारा एलिमिनेट कर दिए गए हैं। टप 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 गॉड आगे बढ़ा। जली हुई जमीन पर गिल्डेड बूट्स की आवाज साफ गूंज रही थी। हर कदम जैसे झोंग लिंग के दिल पर पड़ रहा हो। झोंग लिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। स्कॉचिंग सनबो अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन वो अगला एरो छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसी वक्त कमेंट सेक्शन फिर से फट पड़ा। क्या यही ए लेवल एग्जामिनर की ताकत है? सच में खौफनाक। आओ जीहोंग 4 स्टार जीनियस है, फिर भी एक मूव भी नहीं झेल पाया। हमारी शाओ यिंग से दूर रहो, दफा हो जा बदमाश। नहीं, अगर ये तीनों एलिमिनेट हुए हैं तो क्या ब्लैक क्रो जिम्मेदार नहीं है? सही है, सबसे बड़ा गुनहगार वही है। ब्लैक क्रो तू बुरी मौत मरे। वहीं दूसरी तरफ छायाओं में, वाह ये तो बहुत स्ट्रांग है। छिन तियान ने भौं उठाई। उसके हिसाब से गॉड की दबाव भरी मौजूदगी पहले वाले टियर 6 डार्क एल्फ कैलन के लगभग बराबर थी। एक गेम के एपिक लेवल मॉन्स्टर जैसा।
कम से कम 2 या उससे ज्यादा 5 स्टार जीनियस और बाकी जीनियस की टीम मिलकर ही किसी ए लेवल एग्जामिनर को हरा सकती थी। छिन तियान को अपने बनाए इस ट्रेजेडी पर कोई गिल्ट नहीं था। ये इवेंट के रूल्स हैं। एग्जामिनर और एग्जामिनी एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए हर तरीका अपना सकते हैं। मुसीबत को शिफ्ट करना, भेड़ियों से बाघ को कटवाना, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। गॉड के भारी दबाव में झोंग लियिंग की उंगलियां हल्की कांप रही थीं। उसने गहरी सांस ली। स्कॉर्चिंग सन बो की बोस्ट्रिंग खून से लाल हो चुकी थी, फिर भी उसने जिद में आकर उसे खींचा। वो हार सकती थी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं खो सकती थी। वूश! आखिरी क्रिम्सन फ्लेम एरो आसमान चीरता हुआ निकला, चमकती आग की पूंछ छोड़ते हुए सीधा गॉड के माथे की तरफ। लेकिन गॉड ने बस कैजुअली हाथ उठाया। गिल्डेड ग्लव ने एरो शाफ्ट को बिल्कुल सटीक पकड़ लिया। क्रैक! उसकी 5 उंगलियां बंद हुईं। लायोंग एसेंस फ्लेम से भरा एरो शीशे की तरह टूट गया। आग के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। हेलमेट के नीचे गॉड की सुनहरी आंखें पानी जैसी शांत थीं। उसकी दाहिनी मुट्ठी में चमकती सफेद रोशनी इकट्ठा होने लगी। तेज सफेद लाइट का एक खंभा फटा। हवा मरोड़ खाने लगी, उबलती हुई। झोंग लियिंग के लाल बाल बेकाबू एनर्जी में लहराने लगे। तेज रोशनी ने उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। भारी दबाव ने उसे जकड़ लिया। वो एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। इसी नाजुक पल में एट ट्राइग्राम एरे कुन कैरेक्टर सीक्रेट अर्थ फ्लो वॉल, एक स्थिर आवाज एनर्जी स्टॉर्म को चीरती हुई आई। जमीन जोर से कांपी। एक मोटी मिट्टी की दीवार उठी जिस पर रहस्यमय 8 ट्राइग्राम सिंबल्स बह रहे थे। जब लाइट पिलर दीवार से टकराया, पूरा इलाका हिल गया। क्रैक क्रैक क्रैक! दीवार पर दरारें पड़ गईं, लेकिन वो तबाही भरे अटैक के सामने डटी रही। इसी कीमती पल का फायदा उठाते हुए एक सफेद फिगर अचानक झोंग लियिंग के पास आ गया। माफ करना, एक ठंडी जवान आवाज उसके कान के पास गूंजी। उसी वक्त एक गर्म हाथ ने उसका कलाई कसकर पकड़ लिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले आवाज फिर आई। कुन कैरेक्टर सीक्रेट अर्थ स्प्लिट। धमाका! पूरी सड़क जैसे जिंदा हो उठी। जमीन से अनगिनत रेत और पत्थर फूट पड़े। आसमान ढक देने वाला सैंडस्टॉर्म बन गया। गॉड का सफेद फिगर पल भर में उड़ती धूल में गायब हो गया। जब तेज लाइट पिलर आखिरकार सैंडस्टॉर्म को चीरकर निकला तो हवा में मंडराता गॉड धूल से ढका हुआ था। उसने नीचे देखा। टूटी हुई सड़क पर झोंग लियिंग का कोई निशान नहीं था। बस मिट्टी से बना एक एस्केप ट्रेल दूर तक फैला हुआ था। हेलमेट के नीचे उसकी सुनहरी आंखों में पहली बार हल्की सी हलचल दिखी, छायाओं में। तो ये वही थे। छिन तियान की आंखें चमक उठीं। जो झोंग लियिंग को बचाकर ले गए थे उनमें एक था 5 स्टार लिस्ट का टॉप जीनियस सेलेस्टियल प्रोफाउंड स्वॉर्ड फूनिंग। दूसरा था झुगे यू, मार्क्विस वू का वारिस, जिससे छिन तियान पहले भी टकरा चुका था। झुगे यू भी 5 स्टार जीनियस था, रैंक फूनिंग से नीचे, लेकिन छिन तियान के हिसाब से वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर फूनिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वू हो एट ट्राइग्राम एरे। छिन तियान ने दूर देखते हुए गहरी नजर डाली। 8 ट्राइग्राम घूमते हैं खामोशी से स्वर्ग के रास्ते के साथ। क्यान, कुन, झेन, शुन, कान, ली, गेन, डुई। 8 ट्राइग्राम ब्रह्मांड की हर चीज से जुड़े हैं और अनगिनत बदलाव पैदा करते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी के इस दौर में भी हजारों साल पुरानी ये फॉर्मेशन आज भी उतनी ही चमकदार है। मुझे सच में स्मार्ट लोग दुश्मन के तौर पर पसंद नहीं। छिन तियान ने सिर हिलाया। हाथ में वो बूट्स पकड़े हुए जो उसने छीने थे वो फिर से छायाओं में गायब हो गया। एपिसोड 234 विंडवॉकर बूट्स। कमरे के अंदर झोंग लियिंग ने उन दोनों को हैरानी से देखा। एक था फूनिंग, 5 स्टार जीनियस लिस्ट में टॉप पर रहने वाला बेमिसाल तलवार साधक। दूसरा था झुगे यू, झुगे क्लान का वॉरिस, जो अपनी चालाकी और दिमाग के लिए फेमस था। एक ताकत में माहिर था, दूसरा स्ट्रेटजी में। इन दोनों के हाथ मिलते ही इस मुकाबले में सस्पेंस नाम की चीज लगभग खत्म हो गई थी। फूनिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। शायद तलवार साधक की शुद्ध नेचर की वजह से सफेद कपड़ों में ये युवक बहुत कम बोलता था। उसके पूरे शरीर से एक ठंडी और डिस्टेंट फील आ रही थी। थैंक यू, मुझे बचाने के लिए, झोंग लियिंग ने दिल से शुक्रिया कहा। उसके पीछे उसके होम टाउन के लाखों लोग खड़े थे। वो ऐसे ही एलिमिनेट होना बिल्कुल नहीं चाहती थी। झोंग लियिंग, हमने तुम्हें एक मकसद से बचाया है। झुगे यू ने उसे देखा। उसकी आवाज थोड़ी स्लो और आलसी सी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगी। मैं तैयार हूँ, झोंग लियिंग ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया। उसके हिसाब से फूनिंग और झुगे यू की जोड़ी इस जीनियस बैटल में सबसे स्ट्रांग थी। इसमें कोई शक नहीं था। इन दोनों के साथ टीममेट बनकर टॉप 10 एरिना तक पहुंचने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। सिर्फ कोई बेवकूफ ही मना करता। झोंग लियिंग के फैसले से झुगे यू बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। वो खुद से बुदबुदाया, अब हमें बस एक टैंक चाहिए। अब युए शेंगे से बात करने का टाइम आ गया है। क्या युए शेंगे? झोंग लियिंग की पलक फड़की। झुगे यू की एम्बिशन सच में बहुत बड़ी थी।
वो एक साथ 5 स्टार के टॉप 2 जीनियस फू निंग और युए शेंगे दोनों को अपनी टीम में लेना चाहता था। अगर सच में ऐसी टीम बन गई तो बाकी लोगों के पास क्या चांस बचेगा। इसी वक्त तीनों पर फोकस किया हुआ लाइव स्ट्रीम भी गर्म हो गया। वाह, ये लाइनअप तो सपनों जैसा है। फू निंग, झूगेयू, झोंगलिंग और अब युए शेंगे को भी खींच रहे हैं। अगर ये चारों मिल गए तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। झूगेयू फील्ड कंट्रोल करेगा, फू निंग मेन मीली अटैकर, युए शेंगे डिफेंसिव दीवार और झोंगलिंग लॉन्ग रेंज फायर पावर। ये टीम कंपोजिशन तो परफेक्ट है। बहुत अनफेयर है। अगर ये चारों सच में टीम बना लें तो दूसरों के पास क्या उम्मीद बचेगी। इसमें गलत क्या है? अगर स्किल है तो अपने भाई से भी ड्रीम टीम बनवा लो। देखना 5 स्टार जीनियस तुम्हें देखते भी हैं या नहीं। मैं सच में चाहता हूं कि युए शेंगे झूगे यू का इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले। अगर ये चारों सिंक में आ गए तो बैटल किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत होगा। कुछ देर बाद क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूँ? इस वक्त झोंगलिंग ने बात की। कौन सा सुझाव? झूगेयू ने पूछा। झोंगलिंग ने सीरियस आवाज में कहा, टीम बनने के बाद हमें कुछ ओपोनेंट्स ढूंढने चाहिए ताकि टीम केमिस्ट्री बने और कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस हो। झूगेयू ने सिर हिलाया। तो मैं एक टारगेट चुनना चाहती हूँ। झोंगलिंग ने अपने दांत भींचे। ब्लैक क्रो, एक लेवल C एग्जामिनर। भले ही वो गलती से एक स्ट्रॉन्ग टीम में आ गई थी, लेकिन वो उस आधे दिन की लड़ाई को नहीं भूल सकती थी। पुराने टीममेट्स के साथ मिलकर मुश्किल से 1000 शैडो घोस्टवाइन को मारा था और आखिर में सारा इक्विपमेंट ब्लैक क्रो ने छीन लिया। उससे भी बुरा, ब्लैक क्रो की वजह से आओ जिहोंग और जी यूफेई को एक गॉड एग्जामिनर ने बेरहमी से एलिमिनेट कर दिया। वो साफ सोच सकती थी कि अभी कितने लोग उस पे हंस रहे होंगे, कितने लोग उसकी बदकिस्मती पे खुश हो रहे होंगे। अगर ये गुस्सा नहीं निकला तो उसे कई दिनों तक नींद नहीं आने वाली थी। ब्लैक क्रो। झूगेयू समझ गया कि झोंगलिंग ये नाम क्यों ले रही है। वैसे भी टीम बनने के बाद उन्हें प्रैक्टिस के लिए किसी को चुनना ही था। कौन हो, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। तो फिर झोंगलिंग की बात मान लेने में क्या हर्ज था। झूगेयू ने कंपास निकाला और उसमें हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। कंपास चमकने लगा। अजीब है, मेरा उससे थोड़ा सा इंटरसेक्शन दिख रहा है। झूगेयू ने कुछ हिसाब लगाया और हल्का सा चौंक गया। तुम्हारा इंटरसेक्शन है? कहीं वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं? झोंगलिंग ने पूछा। नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत छोटी है, शायद बस रास्ते में क्रॉस हो रहा है, झूगेयू ने संक्षेप में कहा। फिर बोला, ठीक है, जैसे ही युए शेंगे करेगा हमारा पहला ओपोनेंट वही होगा, ब्लैक क्रो। ये सुनते ही झोंगलिंग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। ब्लैक क्रो, किसी औरत को नाराज करने का अंजाम अच्छा नहीं होता, देख लेना। वहीं दूसरी तरफ अच्छू छिनतियान ने अपनी नाक रगड़ी। कौन मुझे कोस रहा है? उसने सोचा, ऐसे लोग तो काफी हैं, लियू, शानशाओ, मो छिंग्यू और उसके जैसे कुछ बेवकूफ, और अभी थोड़ी देर पहले आओ जिहोंग और जी यूफेई। वाह, सिर्फ एक दिन में इतने दुश्मन बना लिए। अमिताभ बुद्ध, कितने पाप हो गए। छिनतियान ने अपने हाथ में पकड़े बूट्स को देखा, वही बूट्स जो उसने छीने थे। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बूट्स के स्पिरिट पैटर्न को छूने लगी। जल्द ही जानकारी की एक धारा उसके दिमाग में उभर आई। विंड वॉकर बूट्स, स्पीड टाइप आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट। इसका असर बहुत सिंपल था, बस एक शब्द, फास्ट। इन बूट्स को पहनकर लंबी दूरी की दौड़ में कम एनर्जी लगती थी और स्पीड काफी बढ़ जाती थी। साथ ही नजदीकी लड़ाई में मूवमेंट भी जबरदस्त हो जाता था। चलो पहनकर देखते हैं। जैसे ही छिनतियान ने विंड वॉकर बूट्स पहने, तलवों से ठंडी हवा ऊपर की तरफ घूमने लगी। अंदर की लेयर बादलों जैसी सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें अजीब सी इलास्टिसिटी थी। बूट्स उसके पैरों के शेप में खुद ढल गए, जैसे जिंदा हो। भूं, आध्यात्मिक शक्ति डालते ही बूट्स की सतह पर बने स्पिरिट पैटर्न एक एक करके चमक उठे। हल्की सायन रोशनी फैल गई। छिनतियान को लगा जैसे उसके पैर अचानक बहुत हल्के हो गए हों, जैसे 1000 किलो का बोझ उतर गया हो। उसने हल्के से पैर हिलाए। जमीन से अजीब सा उछाल महसूस हुआ, जैसे किसी हवा के कुशन पर खड़ा हो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने थोड़ा फोकस किया, बूट्स के तलवे के स्पिरिट पैटर्न उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ रेजोनेट करने लगे। उसके टखनों के आसपास छोटी छोटी बवंडर जैसी हवाएं बनने लगी, जो उसके शरीर को हल्के से उठाने लगी। छिनतियान को आसपास बहती हवा की दिशा तक साफ महसूस होने लगी, जैसे वो हवा से बात कर पा रहा हो। उसने आगे एक कदम बढ़ाया। विश, उसका शरीर कंट्रोल से बाहर जाकर 3 गज आगे निकल गया और दीवार से टकराते टकराते बचा। छिनतियान ने जल्दी से खुद को संभाला। बूट्स के तलवे के स्पिरिट पैटर्न हल्के से टिमटिमाए, मानो उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ा रहे हों। तभी उसे समझ आया, ये बूट्स आध्यात्मिक शक्ति के लिए बेहद सेंसिटिव थे। जरा सी लापरवाही और स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरेस्टिंग। छिनतियान की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति का आउटपुट एडजस्ट करने लगा। थोड़ी देर में उसे वो नाजुक सा बैलेंस मिल गया।
जैसे किसी जिद्दी विंड एलिमेंट स्पिरिट बीस्ट को काबू में किया जा रहा हो। न ज्यादा दबाना, न पूरी तरह खुला छोड़ना। जब सुबह की पहली किरण बादलों को चीरती हुई आई, तब छिन तियान की परछाई आंगन में आफ्टरइमेज में बदल चुकी थी। हर कदम के साथ नीले पत्थर की स्लैब पर हल्के सायन हवा के निशान बनते और पल भर में गायब हो जाते। कभी वो हवा में उछलता, पलटियां खाता, कभी अचानक रुककर दिशा बदल देता। बूट से उठी बवंडरी हवाएं जमीन पर गिरे पत्तों को उड़ा देती, जो हवा में खूबसूरत ट्रैजेक्टरी बनाते। अब मजा आ रहा है। छिन तियान छज्जे पर रुक गया और पूरब में उगते सूरज को देखने लगा। विंडवॉकर बूट्स की सतह पर चमकते स्पिरिट पैटर्न धीरे धीरे शांत हो गए, लेकिन हवा के साथ एक हो जाने का वो कमाल का एहसास उसके शरीर की याद में गहराई से बस चुका था। एपिसोड 235, स्टेलर आर्मर माइनस ब्लैक डेमन। विंडवॉकर बूट्स से पूरी तरह घुलने मिलने से पहले छिन तियान ने शुयुए न्यू सिटी के चारों तरफ चक्कर लगाया। वो सिर्फ हर जीनियस और एग्जामिनर की गंध और आभा याद नहीं कर रहा था, बल्कि वाइल्ड मॉन्स्टर्स की लोकेशन भी दिमाग में मैप कर रहा था। डोंगफोंग क्लैन ने शुयुए न्यू सिटी में वाइल्ड मॉन्स्टर के तौर पर काफी सारे स्पिरिट बीस्ट्स और स्पिरिट प्लांट्स डाले थे। इनमें स्पिरिट बीस्ट्स सबसे आसानी से मिलने वाले थे, इसलिए दिन खत्म होते होते ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट्स खत्म हो चुके थे, लेकिन स्पिरिट प्लांट्स अभी भी काफी बचे हुए थे। डोंगफोंग क्लैन के इलाके में अजीब अजीब पौधे आम बात थे, इसलिए कई लोग स्पिरिट प्लांट के बगल से गुजरते हुए भी कंफ्यूज रहते थे कि ये कोई सजावटी पौधा है या वाइल्ड मॉन्स्टर एनपीसी, और यही चीज छिन तियान के लिए मौका बन गई। लाइट डिस्टॉर्शन। छिन तियान ने खुद को इनविजिबल स्टेट में डाल लिया। सुबह होते ही नाइट डेमन का 100% ऑल एट्रीब्यूट बूस्ट खत्म हो गया था, लेकिन विंडवॉकर बूट्स की वजह से उसकी स्पीड घटने के बजाय और बढ़ गई। जल्द ही उसे पहला स्पिरिट प्लांट वाइल्ड मॉन्स्टर मिल गया। ये एक बांस का जंगल था। हर बांस ऊंचा और सीधा खड़ा था, पत्ते घने और हरे भरे थे। पहली नजर में इस बांस के जंगल में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। बाद में जिएला ने उसे याद दिलाया, इस बांस के जंगल के नीचे वो चीज थी जो जिएला चाहती थी, ग्रीन क्रिस्टल स्टोन, जिसे वो पहले खा चुकी थी। जहां ग्रीन क्रिस्टल स्टोन होता है, वहां स्पिरिट प्लांट वाइल्ड मॉन्स्टर का होना तय था। छिन तियान बांस के जंगल में घुसा। उसके कदम ऐसे थे जैसे हवा के कुशन पर चल रहा हो। एक भी आवाज नहीं हुई। हरित वन के सम्राट की आभा फैलते ही लगभग उसी पल एक चेतना ने उसे जवाब दिया, मिल गया। छिन तियान ने चेतना का सोर्स ढूंढ लिया। वो बांस के जंगल के बिल्कुल बीच में था। आधा मीटर मोटा, करीब 70 मीटर ऊंचा बांस। उसका पूरा शरीर अजीब से सायन और पर्पल रंग में चमक रहा था। बांस के जोड़ों के चारों तरफ महीन सिल्वर पैटर्न लिपटे हुए थे। पत्तों के किनारे सुनहरे और नुकीले थे। वो चुपचाप खड़ा था, लेकिन छिन तियान को अपनेपन का एहसास दे रहा था। छिन तियान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जमीन के नीचे भेजी। दर्जनों मीटर गहराई में जाकर उसे आखिरकार छुपा हुआ ग्रीन क्रिस्टल स्टोन और ट्रेजर चेस्ट मिल गया। ग्रीन क्रिस्टल स्टोन बांस की जड़ों से लिपटा हुआ था। उसकी रोशनी कभी तेज कभी हल्की हो रही थी। ट्रेजर चेस्ट उसी के पास पड़ा था। अगर इस बांस की अजीबियत पर ध्यान न दिया जाता या किस्मत से जमीन के नीचे आध्यात्मिक शक्ति न डाली जाती, तो ये ट्रेजर चेस्ट मिलना नामुमकिन था। लेकिन यही सेटअप इस इवेंट को और मजेदार बना रहा था। छिन तियान ने बांस पर हाथ रखा और स्पिरिचुअल लिंक के जरिए उससे बात की। मैं नीचे के कुछ क्रिस्टल स्टोन और ट्रेजर चेस्ट ले लूंगा। बदले में मैं तुम्हें ताकत दूंगा ताकि तुम इवॉल्व हो सको। बात करते वक्त छिन तियान ने हरित वन के सम्राट की शक्ति बांस के शरीर में डाल दी। अगले ही पल बांस से खुशी और एक्साइटमेंट की फीलिंग आई। उसने खुशी खुशी छिन तियान का ऑफर मान लिया। जिएला, अब तुम मूव कर सकती हो। स्विश स्विश। उसकी कलाई पर लिपटी बेल तेजी से बढ़ी और जमीन में घुस गई। जमीन के नीचे जाते ही बेल कई शाखाओं में बट गई। उसने ग्रीन क्रिस्टल स्टोन का 80% से ज्यादा हिस्सा लपेट लिया और लालच से उसकी एनर्जी सोखने लगी। वहीं जिएला मिट्टी फाड़ते हुए ऊपर आई और ट्रेजर चेस्ट बाहर रख दिया। देखते हैं अंदर क्या खास है। क्लिक। डिब्बा खुलते ही छिन तियान के सामने एक काली मेटल की बेल्ट नजर आई। बेल्ट? क्या ये कोई स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है? छिन तियान ने बेल्ट उठाई और ट्रेजर चेस्ट के साथ उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कवर कर लिया। जल्द ही जानकारी की एक धारा उसके दिमाग में घुस गई। उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। ये निकला स्टेलर आर्मर। इंटरस्टेलर नेविगेशन के युग में ब्रह्मांडीय युद्ध के मैदान पर जीत का पलड़ा अक्सर दो ताकतों पर टिका होता है। एक तरफ आयरन फ्लीट्स की टक्कर और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिस्ट्स की जानलेवा भिड़ंत। विशाली अंतरिक्ष में वॉरशिप्स की मेन गन्स दुश्मन को तबाह कर सकती थीं, लेकिन असली दिशा तय करते थे वो स्पिरिचुअलिस्ट्स, जो गोलाबारी के बीच से गुजरते थे। वे अपनी खतरनाक बॉडी टेक्निक से वॉरशिप की डिफेंस तोड़ सकते थे, मोटे अलॉय आर्मर को फाड़ सकते थे और जहाज के अंदर खूनी कत्लेआम मचा सकते थे। और उससे भी ताकतवर स्पिरिचुअलिस्ट्स तो वैक्यूम में आमने सामने लड़ सकते थे। हर मूव के साथ स्पेस कांप उठता था, लेकिन ब्रह्मांड का माहौल स्पिरिचुअलिस्ट्स के लिए जानलेवा भी था। छठे स्तर से नीचे के साधक
बिना हवा और ऑक्सीजन वाले वैक्यूम में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते थे। जीरो ग्रेविटी उनकी फाइटिंग स्टाइल को बुरी तरह सीमित कर देती थी। यहाँ तक कि हाई लेवल स्पिरिचुअलिस्ट्स भी लंबे समय तक कॉस्मिक रेडिएशन और पार्टिकल स्टॉर्म्स में रहकर कमजोर पड़ जाते थे। इसी वजह से जन्म हुआ स्टेलर आर्मर का। ये एक क्रांतिकारी कॉम्बैट गियर था। स्टेलर आर्मर में इंसानी टेक्नोलॉजी की सबसे आगे की सीमा और स्पिरिचुअल एनर्जी सभ्यता का सार मिला हुआ था। नैनो मेटल एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी। आर्मर पल भर में अपना शेप बदल सकता था। टाइट लाइट आर्मर से लेकर फुल कवर हेवी वेपन तक, या फिर जरूरत के हिसाब से खास कॉम्बैट यूनिट भी बना सकता था। क्वांटम एनर्जी स्टोरेज मैट्रिक्स। माइक्रो कोर में एनर्जी को कंप्रेस करके स्टोर करना। बायो फोर्स फील्ड एडजस्टमेंट सिस्टम। ग्रहों जैसी ग्रेविटी का सिमुलेशन ताकि जीरो ग्रेविटी में भी पूरी ताकत से लड़ा जा सके। साइक्लिक लाइफ सपोर्ट यूनिट। अंदर नैनो लेवल ऑक्सीजन सिंथेसाइजर और रेडिएशन फिल्टरिंग मेम्ब्रेन जो कई दिन और रात तक स्पेस में लड़ाई सपोर्ट कर सके। स्पिरिचुअल एनर्जी एम्प्लीफिकेशन डिवाइस। क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए यूजर की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाकर 300% तक आउटपुट देना। स्पेस स्टेबिलिटी एंकर। स्पेस जंप के दौरान डायमेंशनल फटने से बचाव ताकि शॉर्ट रेंज ट्रांजिशन सेफ रहे। सबसे एडवांस स्टेलर आर्मर में मिमिक कोर भी होता था। ये यूजर की स्पिरिचुअल एनर्जी के हिसाब से खुद को ऑटोमेटिकली इवॉल्व कर लेता था। जैसे थंडर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट के आर्मर में प्लाज्मा चैनल्स बन जाते थे और आइस एलिमेंट वाले में एब्सोल्यूट जीरो जनरेटर्स। स्टेलर आर्मर के आने से कॉस्मिक वॉरफेयर के नियम ही बदल गए थे। हर स्पिरिचुअलिस्ट जीत हार का बड़ा फैक्टर बन सकता था। बेशक लो एंड और हाई एंड स्टेलर आर्मर में फर्क तो होता ही था। डोंगफोंग क्लैन ने जो स्टेलर आर्मर तैयार किया था वो लो एंड बिल्कुल नहीं था। उसका नाम था ब्लैक डेमन। छिंतियान ने बेल्ट कमर पर बांधी और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। फिर उसने दिल में थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में चिल्लाया, ब्लैक डेमन ट्रांसफॉर्म। जैसे ही उसने मन में ये शब्द दोहराए, कमर पर बंधी काली बेल्ट से डार्क पर्पल एनर्जी पैटर्न चमक उठे। एक ठंडी मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग में गूंजी, स्पिरिचुअल एनर्जी ऑथेंटिकेशन पास। ब्लैक डेमन आर्मर एक्टिवेटेड। स्नैप, क्लैंग। बेल्ट के बीच का डार्क कोर खुल गया। अनगिनत नैनो लेवल काले मेटल जिंदा जीवों की तरह तेजी से उसके शरीर पर फैल गए। सबसे पहले आर्मर उसके पैरों पर चढ़ा। मैट ब्लैक चमक और जॉइंट्स पर डार्क पर्पल एनर्जी चैनल्स। फिर चेस्ट आर्मर बना। स्ट्रीमलाइन प्लेट्स पर पुराने डेमन पैटर्न खुदे थे जो हर सांस के साथ धड़क रहे थे। आखिर में हेलमेट। जैसे ही फेस प्लेट नीचे आई, छिंतियान की नजरों के सामने डेटा की लाइंस बहने लगी। पूरी दुनिया एक टैक्टिकल ग्रिड में बदल गई। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 0.3 सेकंड में पूरी हो गई। एक डरावना काला बैटल आर्मर तैयार था। पर्पल एनर्जी पैटर्न आर्मर की सतह पर लगातार बह रहे थे, जैसे अंधेरी रात की ताकत नसों में दौड़ रही हो। कंधों पर उल्टे नुकीले स्पाइक्स थे। पीठ पर पूरी तरह एनर्जी से बनी 3 जोड़ी डार्क विंग्स तैर रही थी। हल्की सी हरकत पर पर्पल चमक बिखर जाती थी। आर्मर कंप्लीट। स्पिरिचुअल एनर्जी एम्प्लीफिकेशन रेट 280%। वैक्यूम कॉम्बैट ड्यूरेशन 96 घंटे। छिंतियान ने सिर झुकाकर अपने हाथ देखे। काले गॉन्टलेट्स के नकल्स पर मिनिएचर एनर्जी मैट्रिक्स लगे थे। मुट्ठी भींचते ही उंगलियों के बीच पर्पल आर्क्स कूद पड़े। उसने शरीर हिलाया। हैरानी की बात थी, मूवमेंट बेहद स्मूथ था। नैनो आर्मर हर हरकत के साथ परफेक्टली मेल खा रहा था। सबसे ज्यादा उसे हेलमेट पसंद आया। पूरा ढका हुआ फेस प्लेट, मुंह पर दांतों जैसा रेस्पिरेटर ग्रिल और आंखों की जगह तेज पर्पल लाइट स्ट्रिप्स। खुखार भी और एलिगेंट भी। बुरा नहीं। छिंतियान के होंठ मुड़े। उसकी आवाज आर्मर के रेजोनेटर से गहरी गूंज के साथ निकली। काफी डैशिंग। इस खजाने से वो पूरी तरह संतुष्ट था। एपिसोड 236 एम्बुश। क्रैक क्रैक क्रैक। स्टेलर आर्मर सिकुड़ते हुए वापस एक बेल्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी वक्त जिएला ग्रीन क्रिस्टल स्टोन की एनर्जी पूरी तरह एब्जॉर्ब कर चुकी थी। उसकी बेलें हल्के हल्के झूल रही थीं, जैसे खुशी में डांस कर रही हों। ठीक है, अभी के लिए वापस नॉर्मल हो जाओ। चलो अगली लोकेशन चलते हैं, छिंतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। हुश। बेलें तेजी से सिमट गईं और पल भर में छिंतियान की कलाई पर लिपटी हुई एक ब्रेसलेट बन गई। अब छिंतियान सच में ढेर सारा इक्विपमेंट लेकर चल रहा था। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड, छिंगतान होली ब्रांच ब्रेसलेट, विंड वॉकर बूट्स, ब्लैक डेमन स्टेलर आर्मर। जिएला को तो आधा इक्विपमेंट भी कहा जा सकता था, वो भी सेल्फ अवेयर वाला। चलो लिटिल बैम्बू। छिंतियान ने वर्डेंट वाइल्ड्स के सॉवरेन की आखिरी बची एनर्जी बैम्बू में डाल दी। बैम्बू की अनिच्छुक विदाई के बीच वो अगली लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। वहां एक स्पिरिट प्लांट था, कैनिबल फ्लावर। उसके पैरों के नीचे अज़्योर हवाएं बह रही थीं। विंड वॉकर बूट्स पहनने के बाद छिंतियान बिना नाइट डेमन विंग्स निकाले ही हवा में फ्रीली उड़ सकता था और उसकी फ्लाइंग स्पीड भी बिल्कुल स्लो नहीं थी। करीब 10-12 मिनट बाद वो एक फॉरेस्ट पार्क में उतरा। पार्क पूरी तरह खिला हुआ था, हर तरह के खूबसूरत फूलों से भरा हुआ,
लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे खतरनाक मौजूदगी छुपी थी। कैनिबल फ्लावर गुलाब की झाड़ी की छाया में छुपा हुआ था। उसके गहरे लाल पंखुड़ी किनारों पर जामुनी काले रंग की थी, सड़ी हुई मांस जैसी। पहली नजर में वो बस कीड़ों से खराब हुए नॉर्मल फूल जैसे लगते थे, लेकिन जैसे ही छिन-तियान के बूट की नोक एक गिरे हुए पत्ते को कुचलती है, सारी पंखुड़ियां अचानक अंदर की ओर सिकुड़ जाती हैं, जैसे कोई पेट ऐंठ रहा हो। अंदर पुंकेसर नहीं बल्कि दांतेदार मुंह निकल आते हैं, साथ घुमावदार लेयर्स में पारदर्शी नुकीले दांत। छिन-तियान का प्लान था कि वर्डेंट वाइल्ड्स के सॉवरेन की इवोल्यूशन पावर के बदले ग्रीन क्रिस्टल स्टोन और कैनिबल फ्लावर द्वारा गार्ड किए गए आइटम्स ले लिए जाएं। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम आगे बढ़ाता है, दुनिया अचानक बदल जाती है। जो मिट्टी अभी तक नरम थी वो चमक उठती है। जमीन पर रहस्यमय रून सांपों की तरह उभर आते हैं और पल भर में एक विशाल 8 ट्राइग्राम्स फॉर्मेशन बन जाता है। छियान, कुन, जेन, शुन, कान, ली, गेन, डुई, 8 ट्राइग्राम्स एक के बाद एक जगमगाते हैं। सुनहरी रोशनी बहती है, फॉर्मेशन के पैटर्न आपस में जुड़कर एक अदृश्य पिंजरा बना देते हैं और छिन-तियान ठीक फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा था। भूं, एक भयानक इम्प्रिजनमेंट पावर नीचे उतरती है, जैसे पूरी दुनिया के नियम एक साथ एक्टिव हो गए हों। उसके हाथ पैर मजबूती से दबा दिए जाते हैं। हवा सीसा और पारे जैसी भारी हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिचुअल पावर भी जाम होने लगती है, मानो अदृश्य जंजीरों से बंध गई हो। स्विश 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 स्विश, 4 परछाइयां जमीन फाड़कर निकलती हैं और चारों कोनों में भूतों की तरह खड़ी हो जाती हैं। वे 8 ट्राइग्राम्स फॉर्मेशन के अहम नोड्स पर थीं। उनके पूरे शरीर से स्पिरिट पावर निकल रही थी जो फॉर्मेशन के साथ रेजोनेट कर रही थी। इससे पूरे अरेंजमेंट की ताकत और बढ़ गई, यहाँ तक कि स्पेस भी हल्का सा मुड़ने लगा। क्या? छिन-तियान का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे अपनी सेंसिंग एबिलिटी पर हमेशा गर्व रहा था। सुनना, सूंघना, देखना, हीट सेंस। फिर भी वो इस एम्बुश में फंस गया। नहीं, मेरी परसेप्शन एबिलिटी ब्लॉक कर दी गई है। छिन-तियान चारों तरफ देखता है। चारों लोग उसके पास ही खड़े थे, लेकिन उसे उनकी कोई गंध नहीं मिल रही थी। उसकी हीट सेंस भी फेल हो चुकी थी, जैसे किसी धुंध ने उन्हें ढक दिया हो और उनकी मौजूदगी मिटा दी हो। ये उसी का काम है। छिन-तियान सामने खड़े आदमी को देखता है। झूगे यू, मार्क्विस वू का उत्तराधिकारी। ब्लैक क्रो, फिर मिलना हुआ। बाएं नोड पर खड़ी झोंग लियिंग मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में अजीब सी ठंडक थी। छिन-तियान जवाब नहीं देता, बल्कि अपनी नजर दाईं ओर खड़े भारी भरकम आदमी पर डालता है। 5 स्टार जीनियस लिस्ट का नंबर 2, पैनलोंग बैटल बॉडी युए शेंगे। झूगे यू ने आखिर ऐसे कौन से वादे किए होंगे जो 5 स्टार जीनियस के पहले और दूसरे नंबर को एक ही टीम में खींच लाया? ब्लैक क्रो का यूं नजरअंदाज करना झोंग लियिंग को और भी चिढ़ा देता है। उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्से की हल्की चमक उभर आती है। इसी वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट रूम पूरी तरह गर्म हो जाता है। हा, शो शुरू होने वाला है। इस टीम का पहला टारगेट बनना इस सी लेवल एग्जामिनर के लिए तो मरने के बाद भी ऑनर होगा। ब्लैक क्रो, आखिरकार पूरा दिन इंतजार करने के बाद आज तुम्हारा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। इस चोर को जल्दी बाहर जाना चाहिए, इसे देखना ही इरिटेटिंग है। मजेदार है, एक सी लेवल एग्जामिनर ने कई जीनियस के फैंस को नाराज कर दिया। अरबों लोग इसके खिलाफ हो गए। 8 ट्राइग्राम्स फॉर्मेशन में फंस चुका है। देखते हैं अब कैसे भागेगा। ब्लैक क्रो, झूगे यू आंखें आधी बंद कर छिन-तियान को देखता है और आलसी आवाज में बोलता है, सेलेस्टियल इंजन दिखाता है कि हमारी किस्मत पहले भी टकरा चुकी है, लेकिन मेरी याद में तुम्हारे जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है। छिन-तियान उसकी आंखों में देखता है और धीरे से बोलता है, क्या झूगे क्लान के सारे लोग दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते? ये सुनते ही झूगे यू भौहें चढ़ा लेता है। इसका क्या मतलब? मैंने कब डिसरिस्पेक्ट किया? कम से कम लोगों से बात करते वक्त आंखें तो खोल लिया करो। छिन-तियान की आवाज ऊंची हो जाती है। शब्द निकलते ही झोंग लियिंग, फूनिंग और युए शेंगे पहले फ्रीज हो जाते हैं। फिर फूनिंग के होंठ कांपते हैं और उनके कोने ऊपर उठ जाते हैं। युए शेंगे झूगे यू की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। यहाँ तक कि गुस्से में खड़ी झोंग लियिंग भी हंसी रोक नहीं पाती। हालांकि वो जल्दी खुद को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान रह जाती है। झूगे यू का चेहरा जम जाता है। उसके माथे पर नसें उभर आती हैं। साले, किसने कहा मेरी आंखें बंद हैं? मेरी आंखें बस इतनी ही बड़ी हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम तो पागल हो जाता है। हा, मैं नहीं सह पा रहा। हंस हंस कर बेहोश हो जाऊंगा। बात करने से पहले आंखें खोलो। ब्लैक क्रो अभी भी जोक्स मार रहा है। हंसते हंसते पेट फट जाएगा। मैं तो कहता हूँ ब्लैक क्रो को अलग लाइव रूम दे दो, ढेर सारे गिफ्ट्स भेजूंगा। मुझे तो अभी से दिख रहा है आंखें खोलो वाला जोक झूगे यू का जीवन भर पीछा करेगा, चाहे वो टियर 8 या टियर 9 पावर हाउस ही क्यों न बन जाए। ब्लैक क्रो तो टैलेंटेड है। एलिमिनेशन के बाद सीधा स्ट्रीमिंग शुरू कर दे, रातों रात अमीर हो जाएगा। अब तो मैं चाहता हूँ ब्लैक क्रो एलिमिनेट ना हो। इतना फनी इंसान आखिर तक रहना चाहिए। पूरा सपोर्ट। तेज जुबान। झूगे यू ठंडा हंसता है। अटैक करो। हुश,
फू निंग का शरीर धुंधला पड़ जाता है। जहां वो खड़ा था वहां बस एक मिटती हुई परछाई रह जाती है। अगले ही पल वो हवा चीरता हुआ भूत की तरह छिन तियान के सामने पहुंच जाता है। उसके हाथ में प्रोफाउंड आयरन स्वॉर्ड है। तेज रोशनी फूट पड़ती है। स्वॉर्ड ची आने से पहले ही उसकी धार त्वचा में चुभने लगती है। तलवार सीधे छिन तियान के सीने की ओर बिजली की तरह तेज। विज, उसी पल झोंग लियिंग का तीर डोरी छोड़ चुका था। लाल तीर जलती हुई स्पिरिट एनर्जी में लिपटा उल्का की तरह उड़ता हुआ सीधे छिन तियान की पीठ पर वार करता है। तीर के गुजरते ही हवा मुड़ जाती है। आग की चटकने की हल्की आवाज आती है। ये टाइमिंग परफेक्ट थी। उसने छिन तियान का रिट्रीट पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। आगे और पीछे दोनों तरफ से खून की नियत। युए शेंघे हिलता तक नहीं। एक सी लेवल एग्जामिनर के खिलाफ फू निंग अकेला काफी था। झूगे यू कंट्रोल संभाल रहा था और झोंग लियिंग लॉन्ग रेंज अटैक। अगर वो खुद भी उतर आता तो ये सामने वाले को जरूरत से ज्यादा अहमियत देना होता। खतरा सामने था। छिन तियान की आंखों में चमक आती है। अब जान लगाकर लड़ने का वक्त है। एपिसोड 237, जीनियस स्क्वाड के खिलाफ लड़ाई। धमाका, काले चोगे जोर से लहराने लगे। छिन तियान के चारों तरफ एक जंगली और खतरनाक आभा फूट पड़ी। उसकी त्वचा की सतह पर प्राचीन बैटल पैटर्न जाग उठे, जैसे ड्रैगन करवट ले रहे हों। तेज हरी रोशनी चमक उठी। मांसपेशियां फूल गईं, हड्डियां कड़कने लगीं और स्पिरिचुअल पावर लावे की तरह उसके अंदर उफन पड़ी। एक ही पल में 8 ट्राइग्राम्स फॉर्मेशन का दबाव टूट गया। ओवरलॉर्ड बॉडी एक्टिवेट। सारे नेगेटिव स्टेट्स जबरदस्ती हटा दिए गए। उसकी ताकत, स्पीड और डिफेंस 300% तक बढ़ गए। छिन तियान की आंखें मशाल की तरह जल उठीं। उसकी बैटल इंटेंट आसमान छूने लगी। हाथ में पकड़ी ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड भयानक स्वॉर्ड इंटेंट से भर गई और फू निंग की प्रोफाउंड आयरन स्वॉर्ड की तरफ पूरी ताकत से कट मारी। क्लैंग, धातु टकराई, चिंगारियां उड़ी, लेकिन बैलेंस बनने की जगह फू निंग की तलवार पर सैकड़ों बारीक स्वॉर्ड ची फट पड़ी। तारे जैसी धाराएं बह निकलीं और छिन तियान की स्वॉर्ड इंटेंट को पल भर में चीर डाला। छिन तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। ब्लेड के रास्ते एक बेहद तेज झटका हाथ तक पहुंचा। उसकी हथेली फट गई और ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड लगभग छूट ही गई। वो पीछे लड़खड़ाया ही था कि पीछे से जलती हुई हवा आ टकराई। धमाका, झोंग लियिंग का फ्लेमिंग एरो बिल्कुल सटीक तरीके से उसके कंधे पर लगा। आग की स्पिरिचुअल पावर फट पड़ी। मांस के टुकड़े उछले। छिन तियान कराह उठा। उसका बायां कंधा जलकर खून से भरा गड्ढा बन गया। हड्डी तक दिखने लगी। खांसी, उसके होंठ के कोने से खून टपका, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। डिसोलेट बैटल बॉडी की अमर पावर घूमी और जख्म आंखों के सामने भरने लगा। फिर से वो दहाड़ा और ब्लेड पलटते हुए फू निंग की गर्दन पर वार कर दिया। लेकिन तभी स्विश, फू निंग की तलवार और भी तेज निकली। तलवार की नोक हल्के से झटकी, वार की दिशा को हटाया और सीधे दिल की तरफ घुस गई। उसी वक्त झूगे यू ने ठंडेपन से मुहर बनाई। कुन कैरेक्टर सीक्रेट अर्थ बाइंडिंग। जमीन फट गई। 2 विशाल पत्थर के हाथ बाहर निकले और छिन तियान की टखनों को बेरहमी से जकड़ लिया। छिन तियान की नजर ठंडी हो गई। उसका टैलेंट सैंडस्टॉर्म कंट्रोल एक्टिव हुआ। पत्थर के हाथ पल भर में बहती रेत बन गए। लेकिन इसी छोटे से डिले में फू निंग की तलवार उसकी छाती तक पहुंच चुकी थी। छपाक, खून के फूल खिल गए। छिन तियान ने शरीर को जितना हो सका मोड़ा, फिर भी तलवार उसकी दाईं छाती को चीरती हुई निकल गई। उसने दांत भींचे और ब्लेड को पकड़ लिया। तभी आसमान लाल रोशनी से भर गया। झोंग लियिंग ने लगातार 3 तीर छोड़ दिए। पिन की शेप में सारे एस्केप रूट सील हो गए। ली ग्लिफ सीक्रेट आर्ट हेवन बर्निंग। झूगे यू ने फॉर्मेशन फिर बदल दिया। 8 ट्राइग्राम्स के अंदर ली गुआ जल उठा। जमीन से आग की लपटें फूट पड़ी। धमाका, धमाका, धमाका। तीर और आग एक साथ फटे। फू निंग पहले ही हट चुका था, लेकिन छिन तियान आग के समंदर में डूब गया। आग के बीच उसका शरीर लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। काले चोगे खून से भीग गए। हर कदम पर खून के निशान छूट रहे थे। लेकिन ब्लैक क्रो मास्क के नीचे उसकी आंखें और भी भयानक तरीके से जल रही थीं। बगल में खड़ा युए शेंघे उसे देख रहा था। दुश्मन होने के बावजूद वो ऐसे योद्धाओं का सम्मान करता था जो नुकसान की हालत में भी झुकते नहीं। छिन तियान आग के समंदर से बाहर निकल आया। उसके काले कपड़े स्वॉर्ड ची और आग से फट चुके थे। शरीर जख्मों और जली हुई त्वचा से भरा था। लेकिन अगले ही पल तीनों की हैरान नजरों के सामने उसके जख्म तेजी से भरने लगे और पल भर में पहले जैसे हो गए। इतनी खतरनाक फिजिकल रीजनरेशन। झूगे यू की आंखें संकरी हो गईं। इसी वक्त चारों के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में चर्चा तेज हो गई। वाह, लगा था ब्लैक क्रो एक ही राउंड में गिर जाएगा, लेकिन इतना टिक जाएगा सोचा नहीं था। ये बॉडी तो डरावनी है। कम से कम सिल्वर लेवल ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट है और इसका टैलेंट बॉडी से जुड़ा है। मैं समझता था ब्लैक क्रो सिर्फ स्पीड पर चलता है,
लेकिन इसकी ताकत और रीजनरेशन भी पागलपन है। ऐसी एबिलिटी होते हुए चोर क्यों बना? अगर चोर बन सकता है तो सामने से लड़ने क्यों आया? डिंग 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 तलवारें टकराती रहीं। छिंतियान और फू निंग की स्पीड इतनी तेज थी कि हवा में आफ्टर इमेज छूट रहे थे। प्रोफेशनल कैमरे तक उनकी मूवमेंट पकड़ नहीं पा रहे थे। बस लगातार धातु टकराने की आवाज और बीच बीच में चिंगारियां दिख रही थीं। लेकिन झोंग लिंग की आंखों में छिंतियान की हर हरकत साफ थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उंगलियों ने डोरी को हल्का सा खींचा। तीर जहरीले सांपों की तरह लॉक हो गए। छिंतियान चाहे जितना भी डॉज करे, तीर हर बार उसके वाइटल पॉइंट पर ही लग रहे थे। धमाका, फ्लेमिंग एरो फटा। जलती लहरों ने छिंतियान को घेर लिया। उसी पल फू निंग की स्वॉर्ड ची चांदी के ड्रैगन की तरह हवा चीरती हुई आई और छिंतियान की छाती को फाड़ दिया। खून उछला। वो पीछे की ओर डगमगा गया, लगभग खून में डूबा हुआ। झुगे यू ने मौका नहीं छोड़ा। उंगलियों से तकनीक बनाते हुए चिल्लाया, कान कैरेक्टर सीक्रेट फ्रीज। 8 ट्राइग्राम्स का कान गुआ चमक उठा। भयानक ठंड फैल गई। जमीन पर मोटी बर्फ जम गई। हवा तक जमती सी लगने लगी। छिंतियान की सांस अटक गई। उसकी टांगे बर्फ में जकड़ गईं। उसके शरीर के बैटल पैटर्न हरी रोशनी से चमक उठे। अमर पावर फूटी और बर्फ को जबरदस्ती तोड़ दिया। लेकिन फ्रीज सिर्फ एक फेक था। झुगे यू ने अचानक फॉर्मेशन बदला। दोनों हाथों से मोहर बनाई। 8 ट्राइग्राम्स घूम उठा। 5 एलिमेंट्स की ताकत बेकाबू हो गई। हवा, आग, बिजली, धरती, पानी, पांचों एलिमेंट्स एक साथ जमा हुए। आसमान और जमीन की स्पिरिचुअल पावर पागलों की तरह इकट्ठी हुई। 5 विनाशकारी एनर्जी स्ट्रीम्स छिंतियान पर टूट पड़ी। 5 एलिमेंट्स एनिहिलेशन। तूफानी हवा ब्लेड बन गई। आग विशाल अजगरों में बदल गई। बिजली जाल बनकर लपटी। जमीन से नुकीले पत्थर उगाए। बर्फ जंजीरों की तरह फैल गई। छिंतियान का हर रास्ता बंद हो गया। गड़गड़ाहट, भयानक धमाका आसमान तक गूंज उठा। जमीन में विशाल गड्ढा बन गया। धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ। उग्र एनर्जी बहती रही। स्पेस तक हल्का सा मुड़ गया। इस बार तो पक्का एलिमिनेट हो जाएगा। झोंग लिंग के लाल होंठ मुड़ गए। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। जिसने उसे कई बार रोका था, अब आखिरकार गिरने वाला था। वो उसके शर्मनाक एग्जिट की कल्पना तक करने लगी। तभी फू निंग की ठंडी आवाज गूंजी, वह ठीक है क्या? झोंग लिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो एलिमेंटल तूफान वाली जगह को घूरने लगी। धूल धीरे धीरे बैठी। गड्ढे के बीच में अजीब पैटर्न से ढकी बेलों की दीवार खड़ी थी। गहरा हरा रंग। सतह पर रहस्यमय एनर्जी लहरें बह रही थीं। आग, बर्फ और बिजली के बचे हुए हिस्सों को वे लालच से निगल रही थीं। ये कैसे मुमकिन है? झोंग लिंग की उंगलियां अनजाने में धनुष को भींच गईं। बेलें जिंदा चीजों की तरह अलग हुईं। अंदर से ब्लैक क्रो बाहर निकला। वो बिल्कुल सुरक्षित था। फटा हुआ काला कोट एलिमेंटल अराजकता में लहरा रहा था। मास्क के पीछे से उसकी स्थिर नजर चारों पर टिकी थी। ये सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट है। झुगे यू की आंखें और पतली हो गईं। उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। ये खुद से डिफेंस करता है और एलिमेंटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बदल भी सकता है। बेलों पर बने पैटर्न और तेज चमकने लगे। अंदर बहती स्पिरिचुअल पावर साफ दिख रही थी। झुगे फैमिली जैसे रिसोर्स होने के बावजूद ऐसे स्पिरिट प्लांट बेहद रेयर थे। छिंतियान ने हल्का सा हाथ उठाया। बेलें तुरंत उसके हाथ पर लिपट गईं, जैसे वफादार गार्ड हों। उसने जिए ला की तरफ देखा, जो एनर्जी डाइजेस्ट कर रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ट्रीट के लिए धन्यवाद। एपिसोड 238, डेमन किंग डोमिन एस्केप। एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट। पता नहीं ये इसे अपने साथ लाया था या फिर डोंगफोंग क्लैन की तरफ से सेट किया गया कोई ट्रॉफी था। झुगे यू की नजरें गहरी हो गईं। उसे साफ समझ आ गया था कि ये सी लेवल एग्जामिनर ब्लैक क्रो बी लेवल एग्जामिनर से कहीं ज्यादा झंझट वाला है। भले ही उसने फू निंग ने और झोंग लिंग ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी तीनों की स्ट्रेंथ मिलकर किसी भी बी लेवल एग्जामिनर को आसानी से निपटा देनी चाहिए थी। लेकिन किसने सोचा था कि ये ब्लैक क्रो अलग अलग तरीकों से उनके हर अटैक को टाल देगा। अब इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त बहुत सारे लोग ब्लैक क्रो को देखकर शॉक्ड होंगे, जैसा झुगे यू ने सोचा था। लाइव स्ट्रीम के दर्शक बेलों की दीवार को देखकर पूरी तरह हिल चुके थे। वाह, क्या ये ऐसा सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट है जो 5 टियर एक्सपर्ट का अटैक झेल सकता है? नामुमकिन, ये तो बहुत अनफेयर है। बाहर की मदद पर डिपेंड कर रहा है। अरे बेवकूफ, रूल्स नहीं पढ़े क्या? कुछ खास आइटम्स को छोड़कर पार्टिसिपेंट्स और एग्जामिनर्स कोई भी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट या टूल ले जा सकते हैं। सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट भी उसी में आता है, क्योंकि आखिरकार इसे स्पिरिचुअलिस्ट्स बहुत मेहनत से उगाते हैं और ये उनकी ताकत का ही हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल, अगर सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट अलाउड नहीं होते तो बगल वाला वो समनर लड़का तो घर ही चला जाता। ये ब्लैक क्रो तो गजब का टफ है।
जितना भी जोर लगा लें इसे मार ही नहीं पा रहे। अब तो लगने लगा है शायद बाद में इसे भागने दे देना चाहिए। इम्पॉसिबल। भूलो मत, यूए शेंगे ने अभी तक एक्शन ही नहीं लिया है और फू निंग तो बस टेस्ट कर रहा था। उसकी ताकत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। हाँ, टॉरस बी लेवल एग्जामिनर को फू निंग ने सिर्फ 3 स्वॉर्ड स्ट्राइक में हरा दिया था। उस फाइट के मुकाबले आज वो साफ तौर पर होल्ड बैक कर रहा है। क्या इसलिए कि तीनों एक साथ अटैक कर रहे हैं तो वो आराम से खेल रहा है? कौन जाने। अब पीछे हटने का टाइम है। छिन तियान की आंखें चमकी। वो अभी तक सिर्फ इसलिए रुका था ताकि खुद और इस रीम के टॉप जीनियस के बीच का गैप समझ सके। थोड़ी सी भिड़ंत के बाद उसे सब क्लियर हो गया था। फू निंग 5 टियर 6 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट है, यानी उससे 1 टियर और 2 स्टार ऊपर से वो गोल्डन क्लैन का टॉप क्लास वॉरिस है। टैलेंट लाइट बॉल देखकर साफ था कि फू निंग का टैलेंट डीप ऑरेंज लेवल का है, जबकि उसका बारबेरियन डोमिनेटर बॉडी और नाइट डेमन अभी मिड ऑरेंज लेवल पर ही पहुंचे हैं। टैलेंट के मामले में भी वो थोड़ा कमजोर है। 1-on-1 में वो शायद फू निंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन ये नॉर्मल बात है। वो खुद भी नहीं मानता कि 1 साल से कम की मेहनत गोल्डन क्लैन के 20 से ज्यादा सालों की ट्रेनिंग को टक्कर दे देगी। हालांकि उसकी असली बढ़त उसकी वर्सेटाइल टेक्निक्स हैं। अगर सामने से जीत नहीं सकता तो भागना। एपिसोड 238 डेमन किंगडोमिन एस्केप। एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट। पता नहीं ये इसे अपने साथ लाया था या फिर डोंगफोंग क्लैन की तरफ से सेट किया गया कोई ट्रॉफी था। झुगे यू की नजरें गहरी हो गईं। उसे साफ समझ आ गया था कि ये सी लेवल एग्जामिनर ब्लैक क्रो बी लेवल एग्जामिनर से कहीं ज्यादा झंझट वाला है। भले ही उसने फू निंग ने और झोंग लीइंग ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी तीनों की स्ट्रेंथ मिलकर किसी भी बी लेवल एग्जामिनर को आसानी से निपटा देनी चाहिए थी। लेकिन किसने सोचा था कि ये ब्लैक क्रो अलग अलग तरीकों से उनके हर अटैक को टाल देगा। अब इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त बहुत सारे लोग ब्लैक क्रो को देखकर शॉक्ड होंगे, जैसा झुगे यू ने सोचा था। लाइव स्ट्रीम के दर्शक बेलों की दीवार को देखकर पूरी तरह हिल चुके थे। वाह, क्या ये ऐसा सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट है जो 5 टियर एक्सपर्ट का अटैक झेल सकता है? नामुमकिन, ये तो बहुत अनफेयर है। बाहर की मदद पर डिपेंड कर रहा है। अरे बेवकूफ, रूल्स नहीं पढ़े क्या? कुछ खास आइटम्स को छोड़कर पार्टिसिपेंट्स और एग्जामिनर्स कोई भी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट या टूल ले जा सकते हैं। सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट भी उसी में आता है, क्योंकि आखिरकार इसे स्पिरिचुअलिस्ट्स बहुत मेहनत से उगाते हैं और ये उनकी ताकत का ही हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल, अगर सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट अलाउड नहीं होते तो बगल वाला वो समनर लड़का तो घर ही चला जाता। ये ब्लैक क्रो तो गजब का टफ है। जितना भी जोर लगा लें इसे मार ही नहीं पा रहे। अब तो लगने लगा है शायद बाद में इसे भागने दे देना चाहिए। इम्पॉसिबल। भूलो मत, यूए शेंगे ने अभी तक एक्शन ही नहीं लिया है और फू निंग तो बस टेस्ट कर रहा था। उसकी ताकत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। हाँ, टॉरस बी लेवल एग्जामिनर को फू निंग ने सिर्फ 3 स्वॉर्ड स्ट्राइक में हरा दिया था। उस फाइट के मुकाबले आज वो साफ तौर पर होल्ड बैक कर रहा है। क्या इसलिए कि तीनों एक साथ अटैक कर रहे हैं तो वो आराम से खेल रहा है? कौन जाने। अब पीछे हटने का टाइम है। छिन तियान की आंखें चमकी। वो अभी तक सिर्फ इसलिए रुका था ताकि खुद और इस रीम के टॉप जीनियस के बीच का गैप समझ सके। थोड़ी सी भिड़ंत के बाद उसे सब क्लियर हो गया था। फू निंग 5 टियर 6 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट है, यानी उससे 1 टियर और 2 स्टार ऊपर से वो गोल्डन क्लैन का टॉप क्लास वॉरिस है। टैलेंट लाइट बॉल देखकर साफ था कि फू निंग का टैलेंट डीप ऑरेंज लेवल का है, जबकि उसका बारबेरियन डोमिनेटर बॉडी और नाइट डेमन अभी मिड ऑरेंज लेवल पर ही पहुंचे हैं। टैलेंट के मामले में भी वो थोड़ा कमजोर है। 1-on-1 में वो शायद फू निंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन ये नॉर्मल बात है। वो खुद भी नहीं मानता कि 1 साल से कम की मेहनत गोल्डन क्लैन के 20 से ज्यादा सालों की ट्रेनिंग को टक्कर दे देगी। हालांकि उसकी असली बढ़त उसकी वर्सेटाइल टेक्निक्स हैं। अगर सामने से जीत नहीं सकता तो भागना तो मुमकिन है। इसे जल्दी खत्म करते हैं, झुगे यू ने कहा। 3 लोगों की ताकत होते हुए भी अगर वे कुछ ही राउंड में एक सी लेवल एग्जामिनर को नहीं गिरा पाए तो ये शर्म की बात होगी। बेशक ये चारों की टीम के तौर पर पहली लड़ाई थी। तालमेल अभी स्मूथ नहीं था और हर कोई थोड़ा बहुत होल्ड बैक कर रहा था, इसलिए हालात समझ में आते थे। फिर भी मानना पड़ेगा, ये ब्लैक क्रो वाकई खास है। जोडियक बी लेवल एग्जामिनर से भी ज्यादा झंझट वाला। ठीक है, फू निंग ने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल आसमान तक चीरती हुई भयानक स्वॉर्ड इंटेंट फूट पड़ी। बादल तक फट गए। वो अब सीरियस हो रहा था। झुगे यू ने दोनों हाथों से मंत्र बनाया और झोंग लीइंग ने धनुष खींच लिया। ये वार लड़ाई खत्म करने वाला था, लेकिन उसी पल छिन तियान के शरीर से घना काला कोहरा सुनामी की तरह फट पड़ा। कुछ ही सेकंड में कई किलोमीटर तक की जमीन को ढक लिया। डेमन किंग डोमेन एक्टिवेट। पल भर में चारों को लगा जैसे वे कीचड़ में धंस गए हों। उनकी मूवमेंट बेहद स्लो हो गई। स्पिरिट एनर्जी पर जबरदस्त दबाव आ गया।
सबसे खतरनाक बात यह थी कि सबकी परसेप्शन एबिलिटी बुरी तरह दब गई। नजर, सुनने की ताकत, स्पिरिचुअल सेंस, सब कुछ सिर्फ कुछ कदम के दायरे तक सिमट गया। झूगे यू की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। उसका सेलेशियल इंजन तेज हरी रोशनी से चमक उठा। हवा में जटिल फॉर्मेशन पैटर्न तेजी से बदलने लगे। विंड हाउल, भयानक तूफान उठा, काले कोहरे को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन झूगे यू हैरान रह गया। चाहे हवा कितनी भी उग्र क्यों न हो, कोहरा जरा भी नहीं हिला, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बांध रखा हो। सावधान, उसने चेतावनी दी, लेकिन उसकी आवाज कोहरे में पूरी तरह निगल ली गई। उसके दिल में अनहोनी का डर भर गया। ये अजीब एबिलिटी आखिर है क्या? उधर फू निंग ने आंखें हल्की सी संकरी की। इंद्रियां खो देने के बावजूद उसका सेलेशियल प्रोफाउंड स्वॉर्ड हार्ट अंधेरे में छिपी एक धुंधली परछाई को महसूस कर पा रहा था। क्लैंक, तेज तलवार की आवाज गूंजी। ड्रैगन जैसी स्वॉर्ड ची ने कोहरे को चीर दिया। जमीन पर कई गज लंबी दरार पड़ गई, लेकिन ये वार खाली हवा पर जा गिरा। भानाना, झोंग लींग की तनी हुई धनुष की डोरी हल्की सी कांपी। ये मास्टर आर्चर अब साफ तौर पर घबराई हुई थी। नजर जाना उसके लिए पंख कटने जैसा था। बेचैनी उसके दिल में फैल गई। यूए शेंगे पीली स्पिरिट रोशनी में लिपटा पहाड़ की तरह खड़ा रहा। उसे अपनी डिफेंस पर भरोसा था, लेकिन परसेप्शन न होने की वजह से वो भी पैसिव हो गया था। वो साथियों की मौजूदगी महसूस कर सकता था, लेकिन ब्लैक क्रो कहाँ है, इसका जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। जब सब पूरी तरह अलर्ट थे, तभी आसमान को ढकने वाला काला कोहरा उतनी ही अचानक गायब हो गया जितनी अचानक वो आया था। और जब नजरें साफ हुईं, ब्लैक क्रो वहां कहीं नहीं था। वो बचकर निकल गया। झूगे यू की भौहें हल्की सी हिलीं। तीनों की ताकत मिलकर भी ब्लैक क्रो को जिंदा भागने देना पड़ा। नई बनी टीम के लिए ये एक झटका था। उसी वक्त लाइव चैट फट पड़ी। कमाल है, फिर भी भाग गया। ये ब्लैक क्रो आखिर है क्या? 4 लोग भी इसे नहीं संभाल पाए। असल में 3 ही थे। यूए शेंगे ने तो हाथ भी नहीं उठाया। फिर भी ये बहुत ज्यादा है। मुझे लगा था फू निंग एक ही तलवार में खत्म कर देगा। कमाल, सच में कमाल। आज से मैं ऑफिशियली ब्लैक क्रो का फैन हूं। हर लाइव स्ट्रीम में अब उसी को ढूंढूंगा। अरे छोड़ो, 3 5 स्टार जीनियस और एक 4 स्टार जीनियस मिलकर भी एक सी लेवल एग्जामिनर को नहीं गिरा पाए। क्या कर रहे हैं ये? टीम ही तोड़ दो, शर्मनाक है। झूगे यू, एक बार फिर से कैलकुलेट कर सकते हो क्या? झोंग लींग उसके पास आई। चेहरे पर नाखुशी साफ थी। झूगे यू ने जवाब नहीं दिया। सेलेशियल इंजन पकड़े हुए वो पहले ही ब्लैक क्रो की लोकेशन निकालने लगा था। तभी उसे जबरदस्त खतरे का एहसास हुआ। अगर आगे बढ़ा तो अंजाम भयानक हो सकता था। आसमान के राज यूं ही नहीं खोले जाते। झूगे यू ने सिर हिलाया। एक बार की कैलकुलेशन ही लिमिट है। अब उसे ट्रैक करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। ये सुनकर झोंग लींग ने होंठ दबा लिए, लेकिन मजबूरी में बात छोड़ दी। उसी वक्त फू निंग ने बगल में देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे लगा जैसे अभी कोई उसे देख रहा था, लेकिन ध्यान से जांचने पर कुछ भी नहीं मिला। आसमान में एक भूतिया सोल बॉडी ने नीचे झांका। फिर वो रोशनी की लकीर बनकर कई गलियों से गुजरती हुई आखिरकार किसी के मुंह में समा गई। फू निंग, झूगे यू, यूए शेंगे। इविल घोस्ट मास्क के नीचे उन गहरी काली आंखों में खून जैसी लाल रोशनी चमकी। एपिसोड 239, मुनाफा बटोरना। सेलेशियल सीक्रेट ब्लड लाइन सच में अपने नाम पर पूरी उतरती है। छिन तियान एक पेड़ की छांव में छिपा हुआ था। ज्यादा दूर नहीं गया। उसकी जबरदस्त हेयरिंग से झूगे यू और झोंग लींग की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। असल में उसके लिए लगाया गया एम्बुश झूगे यू ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। उसे पता था कि छिन तियान यहीं आएगा, इसलिए उसने एक एरे लगाकर उसकी शार्प परसेप्शन को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन वही ट्रिक उस पर 2 बार काम नहीं करने वाली थी। अगर झूगे यू फिर से ऐसा स्टंट करने की कोशिश करता तो छिन तियान उसके शिष्य को असैसिन किंग का असली स्टाइल दिखा देता। कैनिबल फ्लावर से मिला ट्रेजर चेस्ट और ग्रीन क्रिस्टल स्टोन तो हाथ नहीं लग पाए, लेकिन छिन तियान एग्जामिनर्स को खत्म करके या दूसरे मॉन्स्टर्स का शिकार करके आइटम्स और स्टोन्स फिर भी हासिल कर सकता था। पहले स्लो डेवलप करूंगा, फिर देखूंगा बाद में कोई बड़ा मूव बनता है या नहीं। छिन तियान की आंखों में हल्की चमक आ गई। ट्रांजिशनल फ्रेज। कुछ समय बीतने के बाद अगले 3 दिनों में जीनियस बैटल पूरी तरह फियरस स्टेज में पहुंच गई। ज्यादातर कंटेस्टेंट्स ने अलायंस बना लिए। 3 से 5 लोगों के ग्रुप बनाकर वो दूसरे ग्रुप्स पर अटैक करने लगे, ताकि एग्जामिनर्स और मॉन्स्टर्स को जल्दी एलिमिनेट किया जा सके। तीसरे दिन तक आते आते लगभग सारे सी लेवल एग्जामिनर्स बाहर हो चुके थे। राशि चिन्ह वाले कपड़ों में नजर आने वाले बी लेवल एग्जामिनर्स अब जीनियसों का मेन टारगेट बन गए थे। बी लेवल एग्जामिनर्स के गार्जियन आर्टिफैक्ट्स ज्यादा एडवांस थे और उन्हें हराने पर ऑडियंस से ज्यादा पहचान मिलती थी। इससे ताकत भी शो होती थी और फेम भी बढ़ता था। 2 दिन के अंदर बी लेवल एग्जामिनर्स भी पूरी तरह एलिमिनेट हो गए। हालांकि लड़ाई के दौरान बी लेवल एग्जामिनर्स ने जो कॉम्बैट पावर दिखाई वो किसी भी 5 स्टार जीनियस से कम नहीं थी।
इसी वजह से उन्हें काफी तालियां मिली। लेकिन सारे एग्जामिनर्स में सबसे अलग जो निकला वो था एक सी लेवल एग्जामिनर ब्लैक क्रो। उसकी चालाकी और बेशर्मी अपने पीक पर थी। शुरुआत में वो झींगुर पर नजर लगाए बैठे मैंटिस जैसा बना रहता और पीछे छुपे ओरियोल की तरह मौका मिलते ही वार करता। जीनियसों को एग्जामिनर या मॉन्स्टर से लड़ने देता, फिर अचानक गार्जियन गियर छीनकर गायब हो जाता। बाद में तो उसने हर तरह के गंदे ट्रिक्स अपनाने शुरू कर दिए। कोई टॉयलेट गया तो पीछे से बेहोश कर दिया, पीने के पानी में जहर मिला दिया, कंटेस्टेंट्स की लोकेशन एक्सपोज कर दी ताकि दूसरे जीनियस अटैक करें और वो अफरा तफरी में गार्जियन आर्टिफैक्ट्स लेकर भाग जाए। सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट्स को मॉन्स्टर जैसा दिखाकर एम्बुश सेट कर दिया। इन कुछ ही दिनों में ब्लैक क्रो की फेम और पॉपुलैरिटी किसी भी जीनियस से ऊपर निकल गई। यहाँ तक कि 5 स्टार जीनियस भी उसके सामने फीके पड़ गए। हर दिन ऑडियंस को सबसे ज्यादा इंतजार जीनियसों की फाइट का नहीं होता था, बल्कि ये देखने का होता था कि आज ब्लैक क्रो किस तरह किसी जीनियस को चूना लगाने वाला है। जीनियसों के टेढ़े मुंह और दांत पीसते चेहरे देखकर ऑडियंस खूब एंजॉय करती थी। जिन जीनियसों को ब्लैक क्रो ने बाहर किया था, उनके सपोर्टर्स भी धीरे धीरे उसके फैन बन गए। उन्हें उम्मीद थी कि वो और भी जीनियसों को बाहर फेंके। उधर कंटेस्टेंट्स के बीच ब्लैक क्रो का खौफ फैल चुका था। कोई भी अकेले चलने से डरने लगा। खाना हो, सोना हो या टॉयलेट जाना हो, सबको साथ चाहिए था। यहाँ तक कि 5 स्टार जीनियसों की टीम भी अकेली मूव नहीं करती थी। कह सकते हैं कि अकेले ब्लैक क्रो ने पूरे इवेंट की दिशा बदल दी थी। जीनियस बैटल पहले से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग हो गई थी और ऑर्गेनाइजर्स व एडवर्टाइजर्स ने जमकर मुनाफा कमाया। कई लोगों ने उसकी असली पहचान निकालने की कोशिश की ताकि मुकाबले के बाद उसकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल प्रमोशन में किया जा सके। लेकिन अफसोस, कितनी भी कोशिश कर लो, ब्लैक क्रो के बारे में एक रत्ती जानकारी भी नहीं मिल पाई। ट्रांजिशनल फ्रेज अंत के करीब पहुंचते हुए 3 दिन बीत गए और जीनियस बैटल अब अपने एंड के करीब पहुंच चुकी थी। रात के समय झज्ज कमरे के अंदर बिजली की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। छिन तियान ने आंखें खोलीं, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। क्रैक क्रैक क्रैक। वो खड़ा हुआ और शरीर को स्ट्रेच किया। उसकी हड्डियों से धमाके जैसी आवाजें निकली और अंदर से जबरदस्त पावर उफान मारने लगी। इन दिनों में उसने कंटेस्टेंट्स और मॉन्स्टर्स से 7 तरह की एलिक्सिर हासिल की थी, जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने वाली ऑल थिंग्स एसेंस एनहांसिंग पिल, बॉडी स्ट्रॉन्ग करने वाली सेलेस्टियल थंडर बॉडी रिफाइनिंग पिल, 5 ड्रैगन्स ट्रांसफॉर्मेशन पिल और स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने वाली पर्पल लीफ स्पिरिट प्रोफाउंड पिल। इन एलिक्सिर के दम पर उसे भरोसा था कि वो आधे साल के अंदर टियर 5 में पहुंच जाएगा। इसके अलावा उसे एक स्पिरिचुअल डैगर, एक स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग स्वॉर्ड और सिल्वर लेवल की मार्शल टेक्निक गेल 18 हैमर्स भी मिली थी। डैगर और लॉन्ग स्वॉर्ड वो वापस जाकर लीची और फेंग मोचुआन को दे सकता था। जहां तक सिल्वर लेवल हैमर टेक्निक की बात थी, जब तक वो उसके अंदर छिपी स्पिरिचुअल थॉट इनहेरिटेंस को एक्टिवेट न करे, तब तक वो इसे इवेंट के बाद उसी लेवल की किसी कल्टीवेशन या मार्शल टेक्निक से एक्सचेंज कर सकता था। उसका प्लान था इसे डार्क एलिमेंट की कल्टीवेशन टेक्निक से बदलना, ताकि नाइट डेमन अपोस्टल के लिए यूनिवर्सल टेक्निक बनाई जा सके। इन सब के अलावा जीएलआ ने भी काफी ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स एब्जॉर्ब किए थे। जीनियसों से उसे पता चला कि ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स को वुड क्रिस्टल कहा जाता है, जो स्पिरिट प्लांट्स के इवोल्यूशन में मदद करने वाला नेचुरल स्टोन होता है। काफी मात्रा में वुड क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के बाद जीएलआ जैसे अपने इवोल्यूशन के क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई थी। उसकी कॉन्शियसनेस स्लीप मोड में चली गई थी और कब जागेगी ये किसी को नहीं पता था। छिन तियान खिड़की के पास खड़ा होकर दूर देखने लगा। हीट सोर्स परसेप्शन के हिसाब से शहर में अब ज्यादा जीनियस बचे नहीं थे। सिर्फ 4 टीमें थीं, कुल 17 लोग। ताकत के मामले में फू निंग, युए शेंगे और झूगे यू की टीमें नेचुरली सबसे स्ट्रांग थी, क्योंकि वो 5 स्टार जीनियस थे। बाकी 3 ग्रुप्स में हर एक में 2 5 स्टार जीनियस थे। अब कौन कमजोर है और कौन ताकतवर, ये फाइनल कंपटीशन पर डिपेंड करता था। सी लेवल और बी लेवल एग्जामिनर्स लगभग खत्म हो चुके थे, इसलिए छिन तियान को लगा कि ये चारों टीमें आपस में बात करके हर टीम एक ए लेवल एग्जामिनर से निपटेगी, उन्हें एलिमिनेट करेगी और फिर फाइनल 10% ग्रैंड एरिना लिस्ट के लिए भिड़ेंगी। अफरा तफरी में फिर से चुपचाप निकलने का मुझे मौका ही नहीं मिला। छिन तियान ने थोड़ी सहलाई। सच कहें तो उसे ए लेवल एग्जामिनर्स के गार्जियन आर्टिफैक्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, खासकर इसलिए क्योंकि वो डोंगफोंग क्लैन के सबसे हाई लेवल रिवॉर्ड्स थे। हो सकता है उनकी वैल्यू उसके सारे मौजूदा आइटम्स को जोड़ने से भी ज्यादा हो, लेकिन अब जीनियस सब उसके खिलाफ अलर्ट थे। शेर के मुंह से निवाला छीनना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। छोड़ो, जैसा होगा देखा जाएगा। मौका मिला तो जो मिल सकेगा उठा लूंगा, छिन तियान ने मन ही मन सोचा। ए लेवल एग्जामिनर्स की बात चली तो एक चीज उसे हैरान कर रही थी। कुल 4 ए लेवल एग्जामिनर्स थे, गॉड, डेमन, मॉन्स्टर और घोस्ट। पहले 3 से उसका सामना हो चुका था और उन पर उसने हंटिंग मार्क्स भी छोड़ दिए थे, लेकिन आखिरी वाला घोस्ट एग्जामिनर उसे कहीं नजर ही नहीं आया। रात के समय जब उसकी हीट सोर्स परसेप्शन पूरे शहर को कवर कर रही थी,
तब भी घोस्ट एग्जामिनर का कोई पता नहीं चला। ये बात आने वाले इवेंट्स के फ्लो को अफेक्ट कर सकती थी। अगर घोस्ट एग्जामिनर नहीं मिला तो चारों टीमों में सिर्फ 3 ए लेवल एग्जामिनर्स बटेंगे और एक टीम बाहर रह जाएगी। ये उनकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा। ए लेवल एग्जामिनर्स से भिड़ने से पहले जीनियसों के बीच एक बड़ा क्लैश भी हो सकता था। छिन-तियान के लिए ये एक मौका हो सकता था। एपिसोड 240, गॉड पराजित, अशुभ डिविनेशन ट्रिपल कॉम्बो। खाली सड़क, चौराहे पर चारों तरफ सन्नाटा था। 4 टीमें अलग अलग रास्तों पर खड़ी थीं, दूर से एक दूसरे को घूरते हुए। झुगे यू ने सामने देखते हुए शांति से कहा, अब हमारी 4 टीमों में मिलाकर सिर्फ 17 लोग बचे हैं। उसने आगे कहा, ठीक उतने ही 4 ए लेवल एग्जामिनर भी हैं। क्यों न पहले उन्हें एलिमिनेट कर लें, फिर फाइनल 10 के लिए आपस में भिड़ें। आप लोगों का क्या कहना है? मैं सहमत हूँ। 5 स्टार जीनियस में तीसरे नंबर पर रहने वाली वू जियान बोली। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी। बाकी टीम लीडर्स ने भी हामी भर दी। कंपटीशन का रूल साफ था, जब सिर्फ आखिरी 10 कंटेस्टेंट बचेंगे तो सीधे अगले स्टेज के एरिना मैच में एंट्री होगी। उस वक्त न एग्जामिनर किसी से लड़ सकते थे, न कंटेस्टेंट्स। अगर एरिना से पहले ए लेवल एग्जामिनर्स को एलिमिनेट नहीं किया गया तो उनके पास मौजूद हाई लेवल आर्टिफैक्ट्स किसी के हाथ नहीं लगेंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता था। तो फिर हर टीम एक एक को चुने। झुगे यू ने कहा, गॉड ने पहले झोंग लिंग को घायल किया था, इसलिए हमारी टीम गॉड एग्जामिनर को चुनेगी। हम डेमन एग्जामिनर को चुनते हैं। वू जियान ने तुरंत कहा। 5 स्टार जीनियस में 5वें नंबर पर रहने वाला शांगुआन लेई बोला, हम भी डेमन एग्जामिनर लेंगे। तो फिर हम घोस्ट एग्जामिनर चुनते हैं। 5 स्टार जीनियस में 6ठे नंबर पर रहने वाला लेई याओ बोला, स्ट्रॉन्ग टीमें पहले चुनेंगी। ये एक अनकहा रूल था जिसे सब समझते थे। वैसे भी किसी टीम के लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता था कि कौन सा एग्जामिनर मिला। एग्जामिनर्स की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा फर्क नहीं था। कोई भी आसान टारगेट नहीं था, और वो कौन सा आर्टिफैक्ट गार्ड कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं था। लेकिन उनकी वैल्यू लगभग बराबर ही मानी जा रही थी, इसलिए किसी को खास फायदा नहीं मिलने वाला था। ठीक है, लेकिन मूव लेने से पहले मैं एक बात सबको याद दिलाना चाहता हूँ। झुगे यू ने आसपास नजर दौड़ाई, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अपने लूटे हुए माल को संभाल कर रखना, कहीं कोई आकर चुपचाप उठा न ले जाए। इतना सुनते ही सब समझ गए कि इशारा किसकी तरफ है। ब्लैक क्रो, वो बदनाम नाम जिसे सुनते ही लोगों के दांत भींच जाते थे। इन 17 लोगों में से कई पहले ही ब्लैक क्रो का शिकार बन चुके थे। मेहनत से कमाया हुआ सब कुछ छिन गया था और अरबों दर्शकों के सामने मजाक बन गए थे। फिक्र मत करो, अगर वो सामने आया तो मैं उसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी। वू जियान गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। साफ था कि उसे भी ब्लैक क्रो से गहरी चोट लगी थी। तो फिर चलो एक्शन लेते हैं। अपने अपने टारगेट निपटाने के बाद यही फाइनल बैटल होगी। ठीक है, ठीक है। चारों टीमें अलग अलग दिशाओं में निकल गईं अपने अपने एग्जामिनर की तलाश में। ट्रांजिशनल फ्रेज। कुछ ही देर बाद क्या इन्होंने मूव लेना शुरू कर दिया? छिन-तियान आसमान में ऊंचाई पर चुपचाप तैर रहा था। चारों टीमों की हर हरकत उसकी नजर में थी। अब आखिरकार वो स्टेज आ गया था जहां जीने से लेवल एग्जामिनर से टकराने वाले थे। लेकिन ए लेवल एग्जामिनर को गिराना इतना आसान नहीं था। सबसे पहली दिक्कत थी एक मिड साइज शहर में किसी को सही सही ढूंढ निकालना। या तो किसी के पास उसकी जैसी जबरदस्त परसेप्शन हो, या फिर झुगे यू जैसी कैलकुलेशन एबिलिटी। एग्जामिनर कोई एक जगह खड़े रहने वाले एनपीसी नहीं थे, वो भी जीनियसों के साथ गुरिल्ला फाइट खेल रहे थे। एग्जामिनर्स का रूल साफ था, जितना ज्यादा देर जिंदा रहोगे मैच के बाद उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ये ए लेवल एग्जामिनर पर भी लागू था। अगर किसी कंटेस्टेंट को मारकर उसका गार्जियन आर्टिफैक्ट मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो छुप कर रहना और हिट एंड रन खेलना भी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। इसी वजह से छिन-तियान को लगा कि झुगे यू की टीम के अलावा बाकी 3 टीमों को इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला, खासकर वो टीम जिसने घोस्ट एग्जामिनर को चुना था। इन दिनों में वो खुद भी घोस्ट एग्जामिनर को नहीं ढूंढ पाया था, तो ये लोग क्या ही कर पाएंगे। ट्रांजिशनल फ्रेज। बेनाम गली में 8 ट्राइग्राम एरे एक्टिवेट। जमीन अचानक रहस्यमयी निशानों से चमक उठी। गॉड को एहसास हुआ कि वो एक एरे के बिल्कुल सेंटर में फंस चुका है। वो 8 ट्राइग्राम एरे, झुगे यू की अल्टीमेट टेक्निक। आसमान और जमीन को सील कर देना, बिना कोई शेप दिए दुश्मन को कैद कर लेना। गॉड की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी हथेली में सफेद चमकती स्पिरिचुअल एनर्जी उफान मारने लगी। सेलेस्टियल स्वॉर्ड स्लैश स्विश। फूनिंग की परछाई आसमान से उभरी। जहां उसकी तलवार इशारा करती, वहां 100 मीटर लंबी स्वॉर्ड की बरसात गैलेक्सी की तरह टूट पड़ी। उसकी धार इतनी भयानक थी कि स्पेस तक में दरारें पड़ गईं। गॉड ने ठंडी हंसी के साथ दाहिना मुक्का आगे बढ़ाया। सफेद चमकता फिस्ट सील आसमान की तरफ उठते हुए स्वॉर्ड की से टकरा गया। धमाका, एनर्जी स्टॉर्म फट पड़ा। स्वॉर्ड की अनगिनत लाइट फेदर्स में टूट गई, जो तोप के गोलों की तरह जमीन पर गिरी। पूरी सड़क पल भर में ध्वस्त हो गई।
धूल आसमान तक उड़ गई। हुश हुश हुश। जैसे ही गॉड की पुरानी ताकत खत्म हुई और नई ताकत बनने ही वाली थी, 3 लाल तीर हवा चीरते हुए उसकी पीठ की तरफ बढ़े। ये झोंग लिंग के तीर थे, तेज, सटीक और जानलेवा। टाइमिंग एकदम परफेक्ट। गॉड ने अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फोड़ दी, एक शील्ड बना ली। लेकिन तभी गरज, एक ड्रैगन की दहाड़ उसके कानों के पास फट पड़ी। युए शेंगे पहाड़ की तरह झपट पड़ा। उसकी दाहिनी बाह पर ड्रैगन पैटर्न चमक रहे थे। रॉक पावर उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हुई और उसने गॉड की छाती की तरफ एक भयानक घूंसा जड़ दिया।